दिन भर जागूं रातों को भी पाऊं ना क्यों तेरी खातिर इस दिल को गवारा गम है। अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू गाइस? कैसी है ज़िंदगी, कैसा गुजर रहा है? मैंने एक सेगमेंट जो है जो सबसे आखिर में आएगा, अभी मैं गिटार विटार लेके जैमिंग कर रहा था, वो मैंने सबसे पहले रिकॉर्ड किया है। उसमें बातें भी हैं, थोड़ा बहुत गाना भी गाया है। सो आखिर में अगर आप सुनना चाह रहे हैं तो वो कुछ बातें हैं, कुछ हार्ट फेल्ट, जो आपको आखिर में मिल जाएंगी। ये कश्मीर की थोड़ी सी मैं हिस्ट्री पे बात करूँगा। स्पेशली जो पाकिस्तानी मेरे दोस्त हैं उनको शायद नहीं पता हो कि एक्चुअल में इसकी हिस्ट्री क्या है, क्योंकि पाकिस्तानी समझते हैं अपने आप को कि वो बड़े महान और अच्छे हैं, और हमारी ज़ाहिर है हिस्ट्री पढ़ाई नहीं जाती, हम भी पढ़ते ही नहीं हैं। हमने कभी कोशिश ही नहीं की हिस्ट्री पढ़ने की कि एक्चुअल में क्या हुआ, कितने अच्छे हैं, कितनी चीज़ें जो हमें हमारे बारे में बताई जाती हैं वो सही हैं या नहीं है। मैं अभी रिसेंटली एक टैक्सी में था, तो वो टैक्सी वाले जो हैं वो कश्मीरी हैं, और वो पाकिस्तान साइड के कश्मीर से हैं, जिसको पाकिस्तानी आज़ाद कश्मीर कहते हैं। अम, जब मेरी उनसे बात हुई, हम ऐसी बात कर रहे थे इसकी उसकी, और मैंने थोड़ी-सी हिस्ट्री की बात की। मुझे नहीं पता था कि वो उस तरफ से हैं। मैंने जब कश्मीर की हिस्ट्री और इन सब की बात की तो उन्होंने मुझे बताया कि वो कश्मीर से हैं, और उन्होंने अपने गाँव का नाम भी बताया कि यहाँ से हूँ मैं, सारा कुछ इस तरह का। और जब मैंने हिस्ट्री पे बात की तो उन्होंने एक चीज़ मुझे कही कि पहले आप इंसान हैं जिसने इस चीज़ के बारे में, इस इश्यू के बारे में बात की है, इस हिस्ट्री के बारे में बात की है, वरना कोई भी नहीं कहता इसको। और वो हिस्ट्री क्या है कि एक्चुअली कश्मीर का इशू पाकिस्तान ने क्रिएट किया था, पाकिस्तान की तरफ से क्रिएटेड इशू है ये। उसके लिए हमें समझना पड़ेगा सबसे पहले कि इंडिपेंडेंस का फार्मूला क्या था। अब इसमें बहुत सारे फार्मूले आए, फलाना बंदा आया, उसने कहा ऐसे बांट लेते हैं, वैसे बांट लेते हैं। पंजाब भी बेवकूफ़ इंसान ने, बेवकूफ़ क्या हो सकता है, वो बहुत चालाक को खास के डिवाइड किया है। मतलब बहुत स्टूपिडली बीच में, पंजाब के बीच में एक लाइन खींच दी, आधे पंजाबी इधर, आधे पंजाबी उधर। अब फार्मूला क्या था कि जो स्टेट्स थी, स्टेट डिसाइड करेगी, स्टेट का जो भी रूलर है, जो भी उसका करता धरता है, वो डिसाइड करेगा कि उसने पाकिस्तान में जाना है या इंडिया में जाना है या मेंटेन स्टेटस को। तीन ऑप्शंस थे। ये लोग नहीं बताते कि दो ऑप्शंस नहीं थे, हमेशा तीन ऑप्शंस थे। तीसरा ऑप्शन था कि आप इंडिपेंडेंस मेंटेन करेंगे, आप एज एन इंडिपेंडेंट नेशन और इंडिपेंडेंट स्टेट रहेंगे। तो काफ़ी सारी स्टेट्स थी इंक्लूडिंग बलूचिस्तान, जिसने इंडिपेंडेंस को प्रेफर किया था। फिर बलूचिस्तान के साथ, खैर वो दिस दिस विल बी अ डिफरेंट टॉपिक कि क्या हुआ उनके साथ। बट अभी कश्मीर पे आ जाते हैं। इंडिया के अंदर जूनागढ़ थी, जो बिल्कुल इस साइड पे हाईली पॉपुलेटेड विद हिंदूज, बट जो उनके करता धरता थे, जो रूलर थे, वो मुस्लिम थे। उन्होंने पाकिस्तान ऑप्ट किया। सेम गोज़ फॉर कश्मीर। कश्मीर के लिए उन्होंने बाय द वे उन्होंने ऑप्ट किया मेंटेन स्टेटस को। ये बड़ा फ़र्क है। पाकिस्तानी जब बात होती है तो वो जूनागढ़ का ज़िक्र करते हैं, इसलिए मैंने ज़िक्र कर दिया। जूनागढ़ के अंदर थोड़ी-सी चीज़ डिफरेंट है। कश्मीर के अंदर काफ़ी डिफरेंट है, बिकॉज़ मेंटेन स्टेटस को का मतलब ये है कि मुझे अपनी आज़ादी, इंडिपेंडेंट स्टेट चाहिए। उसके बाद हुआ क्या कि पाकिस्तान के साथ इट डिडंट सेटल वेल, इवन जिन्ना रिएक्टेड टू इट। और उनकी अपनी अच्छी बातें सारी अपनी जगह, बट जो गलत है वो गलत है। सो जिनको आप मुजाहिदीन कह सकते हैं, कबायली कह सकते हैं, एक्चुअली कबायली जो लोग थे, विच मीन्स जो फ्रंटियर साइड के लोग थे, उनकी प्राइवेट आर्मी जो है वो गई वहाँ पे, और उनके थ्रू अटैक किया गया, बिकॉज उस टाइम जो आर्मी चीफ थे पाकिस्तान के, ही रिफ्यूज, आई थिंक दैट वाज अ ब्रिटिश गाय। उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया अटैक करने से, और राइटली सो, बिकॉज बनता नहीं था पाकिस्तान का। बट हुआ क्या कि जब वो सारे लोग गए तो वो, जिसको आप पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहें या आज़ाद कश्मीर कहें, डिपेंडिंग ऑन कि आप कहाँ से हैं, अम, उस जगह पे जब वो पहुँचे, श्रीनगर से थोड़ा ही दूर थे, तो लूट मार में बहुत मसरूफ़ हो गए वो लोग। और ये एक फैक्ट है हिस्ट्री का कि ऐसा ही हुआ था, और जो लोकल्स हैं आप उनसे पूछ सकते हैं, और अगर आप किताबें पढ़ेंगे तो भी आप देख सकते हैं। तो जो लूट मार में लग गए, अगर तो लूट मार में नहीं लगते एंड दे केप्ट गोइंग ऑन, सो श्रीनगर वो मिल जाता उनको, कश्मीर जो है आ, वो कॉन्कर हो जाता उस टाइम पे। फिर जो राजा साहब थे कश्मीर के, उन्होंने इंडिया को ख़त लिखा और मदद मांगी।
सो दैट्स हाउ इट हैपेंड। और फिर इंडिया से ज़ाहिर है फोर्सेस वगैरह आई, वो श्रीनगर गए और उन्होंने सिक्योर किया वो वाला साइड। सो जितना साइड पाकिस्तान के पास आया है वो उस तरह से आया है, कॉन्कर करके आया है, कोई पार्टीशन के प्रॉपर तरीके से नहीं आया। उसके बाद जो बात हुई यूएन के अंदर कि जो कश्मीरी चाहते हैं वो किया जाए, तो मैं आपको सच-सच बताऊँ, मेरी जितने कश्मीरियों से बात हुई है और इस पे काफ़ी सारी डॉक्यूमेंट्रीज़ भी हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। दोनों तरफ के कश्मीरियों से जब बात होती है, स्पेशली ज़ाहिर है आपको इंडियन कश्मीरी मुश्किल से मिलते हैं। मैं पाकिस्तान में पैदा हुआ हूँ, तो आपको पाकिस्तानी कश्मीरी मिल जाते हैं ज़्यादा। ज़्यादातर ये कहते हैं कि दे वुड रादर हैव अ ग्रेटर कश्मीर, जो कि इंडिपेंडेंट कश्मीर है, वो प्रेफ़र करेंगे। अब सिचुएशन हम प्रैक्टिकैलिटी पे आ जाते हैं। अब प्रैक्टिकैलिटी इस चीज़ की ये है कि जो बॉर्डर हमारा बन गया है, पाकिस्तान के पास जो हिस्सा है और इंडिया के पास जो हिस्सा है, ये म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग है, जो कि ऑन पेपर या बाहर की तरफ नहीं नज़र आती, लेकिन बैक एंड पे ये अंडरस्टैंडिंग है कि जो इंडिया की साइड है वो इंडिया रख ले, जो पाकिस्तान की साइड है वो पाकिस्तान रख ले। और जो लोग हैं कश्मीर के, आई डोंट नो कि वो कितना इससे एग्री करते हैं, कितना नहीं करते, बट आई बिलीव कि जो नई जनरेशन है वो प्रॉस्पेरिटी चाहती है और लोग प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं, तो शायद दिस माइट वर्क और जो इंसर्जेंसी है वो ख़त्म हो जाएगी इवेंचुअली। देखो लोग जो है ना इवेंचुअली चाहते हैं खुश रहना और खुशहाली। और इंडिया एज एन स्टेट जो है उसके अंदर वो बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइज नहीं है एज पाकिस्तान इज़, डिसेंट्रलाइज्ड है। मतलब ये कि आपकी स्टेट के पास बहुत ज़्यादा राइट होते हैं। आई विल हैव टू लुक इनटू इट कि कश्मीर का जो अभी ज़ाहिर है उन्होंने वो किया है, आर्टिकल चेंज किया है, उसके बाद कश्मीर को भी सेम राइट्स हैं या फिर उसका कोई डिफरेंट राइट्स हैं इन टर्म्स ऑफ स्टेट। बिकॉज जो स्टेट्स हैं ना, स्टेट्स सारी चीज़ें खुद से डिसाइड करती हैं कि उन्होंने क्या करना है, एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू थिंग्स जो कि फेडरल गवर्नमेंट के पास होती है, जो कि पाकिस्तान में जनरली नहीं है। पाकिस्तान में हमेशा से ये कोशिश की गई है कि पावर को कंसंट्रेट किया जाए। इसी वजह से बांग्लादेश जो है आपका अलग हुआ था कि पावर को सेंटर में एक जगह रखने की कोशिश की। जब आप पावर डाइल्यूट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और ग्रास रूट तक लेके जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली खुशहाली आती है। बिकॉज़ अगर एक इंसान जो मेरे मोहल्ले में रहता है, मेरी गली में रहता है, अगर उसके पास ये इख्तियार है कि वो मेरी सड़क बना सकता है और उसके पास फंड भी हैं और वो नहीं बना रहा, तो मैं उसका गिरबान पकड़ सकता हूँ जाके कि भाई इधर आ, सड़क क्यों नहीं बनी? बट अगर मेरी सड़क बनाने का जिसके पास ठेका है या जो ज़िम्मेदार है, जो इंसान उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो मुझसे बहुत दूर है, मेरी रीच में ही नहीं है, तो मैं उसको कभी भी उसको पकड़ के क्वेश्चन नहीं कर सकता। और फिर पाकिस्तान में तो अलग किस्म का मसला है कि मिलिट्री डिक्टेटरशिप बहुत अरसे तक रही है। उसके बाद फिर हाइब्रिड निज़ाम रहे हैं, तो कभी भी प्रॉपर डेमोक्रेसी नहीं रही, ठीक से डेमोक्रेसी नहीं रही। सो जब ठीक से डेमोक्रेसी ही नहीं रही आपके पास, तो क्या कश्मीर डे और क्या आप इंडिपेंडेंस और डिफेंस और डे और पता नहीं क्या-क्या है, आई एम नॉट श्योर, शायद हो सकता है सितंबर 5 इज़ डिफेंस डे। ये भी इंटरेस्टिंग हमारे पार्ट ऑफ हिस्ट्री है, जिसपे मुझे लगता है कि थिंक टैंक इवन विद इन द पाकिस्तान आर्मी हैव रियलाइज्ड दिस एंड दे अग्री टू इट एंड दे से कि जो भी पास्ट में गलतियाँ हुई हैं वो गलतियाँ हो गई हैं एंड नाउ वी वांट टू मूव ऑन विद पीस विद इंडिया। बिकॉज़ मेरी जो इंटरैक्शन हुई है कुछ लोगों से इन इन वेरी वेरी रेप्यूटेबल पोस्ट, वो बड़ी क्लियरली यही हुई है। उन्होंने यही कम्युनिकेट किया है कि भाई पाकिस्तान के आर्मी के अंदर भी मेजॉरिटी कंसेंसस है। जैसे लास्ट जनरल थे जो थे जनरल बाजवा, ही ट्राई टू सॉल्व इट। और जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, जो मैंने पहले भी पॉडकास्ट में कहा है कि यहीं से थोड़ी दरार आना शुरू हुई थी कश्मीर इशू को लेके, और वो कश्मीर इशू सॉल्व करना चाहते थे और वो पहले भी ये चाहते थे कि भाई इंडिया के साथ ट्रेड की जाए। तो अफ़सोस ये है इस मुल्क का, पाकिस्तान का, कि कोई भी अच्छा काम नहीं हो पाता। चाहे वो आर्मी करने की कोशिश करे या सिविलियंस करने की कोशिश करे, नहीं हो पाता। मुशर्रफ ने जब इवेंचुअली कोशिश की, पहले तो कारगिल किया, कारगिल के बाद फिर जब वो प्रेसिडेंट बन गया तो उन्होंने सॉल्व करने की कोशिश की। जब सॉल्व करने के वो करीब-करीब पहुँच गए तो उनका तख्ता ख़त्म हो गया, तख्ता उलट दिया गया और वो चले गए। ज़ाहिर है उन्होंने वर्दी उतार दी थी, सारा जो हमें पता ही है कि क्या हुआ। सो अनफॉर्चुनेट सा है, बट ऐसा ही है। इसको शायद एट सर्टेन पॉइंट पीपल विल रियलाइज़ के जो मेरी कोशिश भी है कि यार बॉर्डर का कोई सेंस नहीं बनता, बॉर्डर ख़त्म करो, लड़ाई झड़ाई ख़त्म करो, कश्मीर का जो इशू है उसको भी रिजॉल्व करो। और मुझे जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, जो मैं समझता हूँ वो यही समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान क्लियरली इस पे कदम बढ़ाएगा कि जो कश्मीर आपके पास है आप रखो, हमारे पास है हम रखें, इसको कंसेंसस के साथ
टेबल पे बैठ के ख़त्म किया जाए तो ये बात हो भी जाएगी। और मुझे ये नहीं पता कि अभी की जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है या जो आर्मी है वो करंटली ज़ाहिर है चीफ चेंज होता है तो बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट भी हो जाती हैं। उनका क्या सोच है, आई हैव लेफ्ट पाकिस्तान फॉर गुड, सो आई एम नॉट श्योर कि अभी वो क्या सोच रहे हैं। हो सकता है वो भी यही सोचते हों कि नहीं यार, कश्मीर का मसला सॉल्व होना चाहिए और इंडिया के साथ दोस्ती होनी चाहिए और इंडिया के साथ ट्रेड होनी चाहिए और इंडिया के साथ लड़ाई झगड़ा करके हमें कुछ नहीं मिलेगा। अगर वो अभी ये अभी भी यही सोचते हैं तो आई रियली प्रे एंड होप दैट दे प्रिवेल ऑन दिस और वो सक्सेसफुली इसको सॉल्व कर सकें। बिकॉज पाकिस्तान के अपने चैलेंजेस हैं बहुत सारे जिनसे वो गुजर रहे हैं। हम डेप्थ में और डिटेल में जा सकते हैं कभी और शायद कि क्यों है क्या है। और मेरा अपना एक ओपिनियन है उसको लेके कि पाकिस्तान को ट्रू फॉर्म में डेमोक्रेसी की ज़रूरत है। और बाय द वे ट्रू फॉर्म में डेमोक्रेसी आने के बाद चीज़ें कोई फ़ौरन सही नहीं हो जाएंगी, थोड़ा वक्त लगेगा, थोड़ी मार कुटाई भी लगेगी। मार कुटाई इन सेंस कि मैं ये नहीं कह रहा कि सिविल वॉर या इस तरह का खुदा न खास्ता कुछ। मार कुटाई का मतलब ये है कि भाई लोग आएंगे, करप्शन करेंगे, नहीं सुनेंगे, क्योंकि आपकी आवाम इतनी कोई अच्छी है नहीं। हर दूसरा तीसरा बंदा किसी ना किसी हवाले से करप्ट ही है। तो जब आप जिस तरह के होते हैं उसी तरह के लोग आपके ऊपर आते हैं। अब होगा क्या कि अगर ट्रू फॉर्म में डेमोक्रेसी आ जाएगी ना तो अकाउंटेबिलिटी भी इवेंचुअली शुरू होगी। लोग एक हद तक ही ऑप्रेस हो सकते हैं, उसके बाद लोग रिटेलिएट करना शुरू करेंगे, लोग जो हैं वो बोलना शुरू करेंगे। और जो सिविलियन आपका हुक्मरान होता है वो इवेंचुअली उसको अवाम की सुननी पड़ती है। इतना सिंपल, इतना आसान नहीं होता। उसको अवाम की सुननी पड़ती है और जो कंसेंसस होता है लोगों का उस पे उसको कुछ ना कुछ करना पड़ता है। सो इफ़ ट्रू फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी कम्स इवेंचुअली थिंग विल गेट बेटर। अब हम आगे आते हैं। मैंने एक और पॉडकास्ट बाय द वे रिकॉर्ड की भी है। आई टोल्ड यू गाइस कि अगली पॉडकास्ट जो है वो टीचर्स और उनके रोल के बारे में होगी। सो मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है और ही इज़ नाउ पार्ट ऑफ नेफलन एज वेल, निहाद। निहाद के साथ मैंने एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया है जो मैं एडिट करके डाल दूंगा। बट मैंने उससे कहा भी था और मेरा जो इरादा था वो ये था कि एक पॉडकास्ट करने के बाद फिर मैं डालूँगा। सो मैंने बीच में नहीं डाली उसको कि यार चलो कुछ नहीं है तो वही डाल देते हैं। जो भी मेरा शेड्यूल था आई जस्ट केप्ट टू दैट। तो अगली पॉडकास्ट जो आपके पास आएगी वो निहाद के साथ होगी। आई विल मेक श्योर कि वो थर्सडे को। और इससे मुझे भी एक हेड स्टार्ट मिल जाएगा इन सेंस कि शायद मैं एक और पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर लूँ ऑन दिस थर्सडे, लाइक कमिंग थर्सडे जब निहाद की पॉडकास्ट आएगी। अच्छा, उसमें क्या बातें हुई हैं निहाद वाले, उसमें मैंने लिखा हुआ है इसके अंदर कि टेल टेल अबाउट निहाद पॉडकास्ट। आई थिंक वो आप सुन ही लेंगे, देख लेंगे। इट्स अबाउट एजुकेशन सिस्टम इंडिया में कैसा है, उसका एजुकेशन का बैकग्राउंड है, लॉ का भी बैकग्राउंड है। सो हम वी हैव टॉक्ड अबाउट दैट, वी हैव टॉक्ड अबाउट वुमेन एजुकेशन और किस तरह से डिफरेंस है, स्कूल्स की क्या चीज़ें हैं वहाँ पे। एक चीज़ मैं आपको बताऊँ कि इंडिया की जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे लग रही है वो ये है कि जो एजुकेशन सिस्टम है उसके अंदर बहुत सारे प्राइवेट, मतलब गवर्नमेंट स्कूल्स हैं लेकिन दे ऑपरेट लाइक अ प्राइवेट स्कूल। गवर्नमेंट फंडेड स्कूल्स हैं जो ऑटोनोमसली ऑपरेट करते हैं। एंड दिस इज़ वन ऑफ द वेरी गुड थिंग्स बिकॉज ज़ाहिर है वो उनके पास ऑटोनमी है, दे हैव देयर ओन सिस्टम, दे हैव द फंड्स जो बच्चों पे उनको खर्च करना होता है एंड दे आर वर्किंग ऑन इट। बहुत अच्छा काम हो रहा है एजुकेशन के अंदर। और आई थिंक जहाँ पे आपको जो चीज़ अच्छी है उसको सराहना चाहिए। सो हैट्स ऑफ टू मोदी गवर्नमेंट। दे आर डूइंग अ लॉट, दे आर डूइंग अ लॉट इन टर्म्स ऑफ रिफॉर्म्स जो वो लेकर आए हैं एजुकेशन सिस्टम के अंदर। और यही वही बात है कि आपके पास अगर ट्रू फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी होगी, डेमोक्रेसी में होती हैं धांधली भी, लोग थोड़ा बहुत कर सकते हैं, लोग जो है वो लोगों को उकसा भी सकते हैं, और इस तरह की पॉलिटिक्स भी हो सकती है, डिवाइड एंड रूल की, इसकी उसकी। बट ये सारी इवेंचुअली डाई डाउन हो जाती है और 15 साल का ही गेम होता है। आप ये याद रखिएगा, हेट पॉलिटिक्स अगर कोई बहुत करे भी तो 15 साल से ज़्यादा नहीं चलती, इवेंचुअली टर्न टर्न अप हो जाता है, लोगों को समझ आने लगता है। खैर, निफलन के बारे में मैंने आपको बता दिया, वी आर वेरी क्लोज टू लॉन्चिंग इट। और हम देखेंगे कि ये पॉडकास्ट कितनी देर की होती है। क्या 49 मिनट्स की हो गई ऑलरेडी? अच्छा, खैर कट पिट कर लेंगे हम इसको। एक चीज़ और इंटरेस्टिंग ये है कि हनी सिंह का मैंने लंदन टॉप का जो उनका इंटरव्यू है वो देखा। और हमेशा मैं सोचता था इस चीज़ के बारे में। देखो क्या होता है कि
आप अगर क्रिएटिव हो, क्रिएटिवली आपका दिमाग चलता है ना, तो 50,000 चीज़ें सोच सकते हो। और मुझे उनके वो गाने जो, ज़ाहिर है मैं यहाँ पे उसका नाम नहीं ले सकता, बट उनके कुछ गाने थे जो बहुत ही अश्लील, बहुत ही वल्गर गाने थे। एक तो हैं जो आपने सुने हैं जो मेन स्ट्रीम है, जो मेन स्ट्रीम नहीं है। यूजुअली लोगों ने, मैं तो एटलीस्ट मुझे तो उन्हीं से पता चला था। अभी तक मैंने वो गाने नहीं सुने। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत पाइस इंसान हूँ, बट मुझे, मेरे साथ रेज़ोनेट नहीं करते। मतलब मैं ठीक-ठाक गालियाँ-वालियाँ भी दे देता हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन वो रेज़ोनेट नहीं करते थे, और मैं जब खुद भी क्रिएटिवली लिखता था, मेरे हर तरह के गाने, मतलब मेरा एक गाना है तेरी मेरी केमिस्ट्री, एक मेरा गाना है तेरी टों टों नौ नौ, तेरी टों नौ 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 नौ। तो वो गाना ही ये था कि जो जो टों नौ 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 टों टों नौ वाला पार्ट है, वो इट्स बेसिकली सेंसर, सो इट्स ओपन टू योर इमेजिनेशन कि आप क्या सोच रहे हो। तेरी हर अदा पे खोया, ना तो जागा हूँ ना सोया, जब से देखी जब से देखी जब से देखी देखी तेरी टों टों नौ नौ नौ, तेरी टों नौ 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 नौ। सो इस तरह के गाने लिखे हुए हैं। मुझे हमेशा होता था कि यार, दिस दिस इज़ नॉट व्हाट आई वांट टू डू। और मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है कि उस इंसान का भी एक जर्नी रहा है, और वो वापस स्पिरिचुअलिटी की तरफ आ रहे हैं, और 7 साल गायब रहे हैं, और वो रियलाइज़ कर रहे हैं कि जिस तरह की म्यूज़िक उन्होंने किया है दैट वाज़ नॉट करेक्ट। एंड उनका जो नया एल्बम भी है ग्लोरी, काफ़ी सारे उसके गाने मैंने सुने। मैं हेडफ़ोन लगा के सुनते-सुनते सो गया, क्योंकि मैं सोने ही जा रहा था, बट आई आई दिस इज़ हाउ आई लिसन टू म्यूज़िक। सो जो उसका साउंड है, उसमें चीज़ें हैं, दे आर वेरी डिफरेंट। इवन लिरिक्स भी जो मुझे मैंने सुनी उसके अंदर आर डिफरेंट। जो म्यूज़िक वीडियो आई है उनकी मिलियनेयर, इट्स ऑल्सो डिफरेंट। इट्स नॉट कि 500 लड़कियां पीछे जो है नाच रही हैं और इस तरह का कुछ। और वो बोल भी रहे हैं उसमें कि यार मैंने गाना लिखा आज ब्लू है पानी 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 और दिन भी सानी, क्या लिखा है यार मैंने। बट उनका म्यूज़िक वाज समथिंग जो हिट करता था। और ये ब्लू है पानी पानी दिन भी सनी सनी, भाई बेबी शार्क डू 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 डू, क्या है ये? कुछ नहीं है। इस तरह की चीज़ें चलती हैं। पेन पाइनएप्पल, एप्पल पेन, टोंग। आई डोंट नो इफ यू हैव सीन दैट वीडियो और नॉट, बट दीज़ आर द थिंग्स, क्योंकि आपके दिमाग में घुस जाता है, चिपक जाता है। और कोई ना कोई इसके पीछे साइंस और मैथ्स होती होगी कि हमारे दिमाग में चिपक जाता है। बट आई थिंक एज़ अ म्यूज़िक प्रोड्यूसर, इवन इवन जो भी उनके गाने हैं, दे वर वेरी कैची। व्हाइट गिनी लाया हूँ, तुझे पिक कर लूँ, तेरी प्रिंसिपल भी यो-यो हनी की फैन है, समथिंग लाइक दैट। इस तरह के जो है, पहली बात तो ये। अब जब भी कोई मुझे कहता है ना, या कोई किसी से कह रहा होता है, पहली बात तो मेरे दिमाग में उसकी लिरिक्स आती है। पहली बात तो ये, जो तो टिक टॉक चलती है, सो एक कल्चरल फिनोमेना रहे हैं वो। बट इट्स वेरी रिफ्रेशिंग इन अ सेंस टू सी के ही इज़ ऑब्वियसली हैज़ रियलाइज्ड कि क्या किस तरह के गाने बनाए हैं। उससे मुझे, मैं बहुत सोचता हूँ कि लोग जो करते हैं वो क्यों करते हैं, उनकी सोच क्या होती है, एंड थिंग्स लाइक दैट। सो मुझे ये जान के बड़ी खुशी होती है, और मुझे लगता है कि एक ग्रोथ इंसान की, इसीलिए किसी को राइट ऑफ नहीं करना देना चाहिए कि ये बिल्कुल ही ख़राब है, ये बिल्कुल ही अच्छा है। उस इंटरव्यू से बड़ी सारी लर्निंग है। एक सबसे मेजर जो लर्निंग है, जो मेरा ऑलरेडी बिलीव भी है, वो ये है कि यार रिलीजियस एक्सट्रीमिज़्म जो होती है ना, जो आप ज़रूरत से ज़्यादा लोगों को राइट ऑफ कर देते हैं, लोगों को धुतकार देते हैं, क्योंकि आप जो मज़हब पे, आपके जो मज़हबी बिलीव्स हैं, उस हिसाब से वो ऑपरेट नहीं कर रहे। ये सबसे बुरी चीज़ होती है, और ये इंसान को, ये बहुत सारे लोगों को बिल्कुल खुदा से और मज़हब से दूर ले जाती है। मेरा तो एक सिंपल सा मानना है कि मज़हब सिर्फ़ 2 ही हैं दुनिया में। एक है मज़हब और एक है एथियज़्म। या तो आप बिलीवर हैं या आप नॉन बिलीवर हैं। अब आप बिलीवर हैं तो आप किसी भी किस्म के खुदा पे अगर बिलीव करते हैं, तो वो जुड़ा खुदा से ही है। बिकॉज़ एट द एंड ऑफ द डे, इवन हनी सिंह ने अपने उस पे जो बात की, मैं एक और बात आपको बताऊँ कि आई एम रीडिंग अ लॉट अबाउट अदर रिलिजन एज़ वेल। मैंने शायद पहले किसी पॉडकास्ट में कहा हो, आई डोंट नो। But I ordered a lot of books from different kind of Bibles. देन कुछ ज्यूस की बुक्स हैं, भगवत गीता है, अभी वेदास मैं ऑर्डर किया है, वेदास मेरे पास आ जाएंगे, सो आई विल बी रीडिंग दोज। कुरान तो ऑब्वियसली आई हैव दैट, उसकी डिफरेंट तफसीर मैंने ऑर्डर की हैं, सो उसके साथ um, इसका एक बड़ा मेजर रीज़न ये भी रहा कि मैं इस्लामोफोबिया बहुत पीक पे देख रहा था ट्विटर के ऊपर, और
अच्छी बात ये है कि इलॉन मस्क ने वो जो कम्युनिटी नोट्स उसमें निकाले हैं, उससे क्या होता है कि बहुत सारी बार जो है ये जो फेक न्यूज़ या इस तरह का प्रोपेगेंडा होता है, उसमें नीचे लोग कम्युनिटी नोट्स लगा देते हैं कि भाई ये ट्रू वीडियो नहीं है। जैसे बहुत सारी वीडियो आ रही थी कि फलाने मुसलमानों ने इसको मार दिया, ये कर दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, तो नीचे आ रहा था कि भाई ये वीडियो जो है इस टाइम की है या उस टाइम की है और रेफरेंस दिया हुआ था। सो एक कोऑर्डिनेटेड अटैक मुझे नज़र आया ऑन मुस्लिम्स व्हिच वाज़ वेरी अपसेटिंग एंड सैड। फिर एक मैं पॉडकास्ट सुन रहा था रणवीर अलबादिया की। सो उसके अंदर कोई आए हुए थे और वो इस्लाम के बारे में बात कर रहे थे और उन्होंने कहा कि इस्लाम एट इट्स रूट जो है वो बड़ा वायलेंट मज़हब है और उसमें इश्यूज़ हैं और ऐसा है वैसा है। अब क्या है कि क्योंकि मैं मेरा मज़हब खुद ज़ाहिर है, मैं एक मुस्लिम फैमिली से हूँ और मैं मुस्लिम रैंडम फैमिली से नहीं हूँ, पढ़ी लिखी फैमिली से हूँ, इन टर्म्स ऑफ रिलीजन की बात कर रहा हूँ। बहुत सारी चीज़ें जो हमारे अंदर इनबिल्ट बचपन से बताई जा रही होती हैं, वो लोगों को नहीं पता होती। छोटी-छोटी चीज़ें, चाहे वो हदीस से हों, जैसे बुरी सोबत से बेहतर है कि आप अकेले रहें, इस तरह की बातें। अम, सो क्या है कि जब मैंने देखा और सुना, मैंने कहा कि यार इन्होंने शायद पढ़ा भी हो कुछ ना कुछ रिलीजन के बारे में, बट इनको एसेंस का नहीं पता है। ये यहाँ-यहाँ गलती कर रहे हैं, जैसे कुछ उन्होंने कुरान की चीज़ें कोट की, कुछ शायद हदीस भी कोट की। सो उसमें काफ़ी सारी गलतियाँ थी इन टर्म्स ऑफ कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट से लेके इवन इवन के किस तरह से वो होना चाहिए, एज़ इन होल क्या बात थी और उन्होंने कौन-सा छोटा-सा पॉइंट निकाल लिया। जैसे एक आयत बहुत ज़्यादा यूज़ होती है जिसका मफ़हूम है, जिसमें है कि जहाँ तुम काफ़िरों को देखो वहीं मार दो उनको। अब ये आयत आइसोलेटेड अगर आप निकाल लेंगे तो ये तो बहुत ख़तरनाक लगती है। लेकिन भाई आपको पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, तो आपको समझ आएगा कि ये जंग की बात हो रही है और इस आयत आने से पहले बहुत सारी बातें हुई हैं जिनमें है कि आप जंग के बीच में हैं, सो यू आर इन द स्टेट ऑफ वॉर। आप देख लें अभी इज़राइल क्या कर रहा है। लेफ्ट, राइट एंड सेंटर बॉम्ब्स गिरा रहा है और इंडिया के अंदर बहुत सारे लोग उनको इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। और वो जो कैजुअलिटीज़ हो रही हैं और जो सारी चीज़ें होती हैं उसको कहते हैं कि ज़ाहिर है ये कोलैटरल डैमेज है और जस्टिफ़ाई करते हैं उसको। अब क्या है, अगर आप कुरान की रूह से देखेंगे तो उसमें उस चैप्टर में बताया है कि भाई वॉर की क्या तमीज़ है। आप जो है औरतों पे, बच्चों पे, बुज़ुर्गों पे, इन पे कुछ नहीं कर सकते। आप दरख्तों को नुकसान नहीं पहुँचाओगे। आप जो है वो बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं। अगर कोई सरेंडर करता है तो आप उसको फिर मार नहीं सकते। अगर कोई चाहता है इवन इस आई थिंक इस वर्ड्स के आगे ही है कि जहाँ देखो वहाँ मारो, अब मगर अगर कोई सुलह करने का या कोई सरेंडर करे तो उसको छोड़ दो और उसके साथ जंग नहीं करो। क्या है कि जब आप बिल्कुल इन द स्टेट ऑफ वॉर हैं, तो पूरा है कि क्या उसके रूल्स हैं और उसके बाद वो रूल्स बताने के बाद आपने लिहाज़ नहीं करना, ये बात है। सो इफ यू आर और किसी भी मिलिट्री वाले से आप पूछेंगे तो वो यही कहेगा कि भाई आप हेजिटेट नहीं कर सकते। व्हेन यू आर इन अ स्टेट ऑफ वॉर यू कैन नॉट हेजिटेट बिकॉज़ इट्स योर लाइफ और देयर लाइफ। तो अगर आप हेजिटेट करोगे, सेकंड्स का गेम होता है, आप गए। तो उसमें है कि जब सब कुछ आपने कर लिया, ये रूल्स आप फॉलो कर रहे हैं, उसके बाद जो इंसान आपसे लड़ रहा है, आप चाहे वो तलवार से लड़ रहा हो, चाहे गन से लड़ रहा हो, उसमें आप हेजिटेट नहीं करेंगे बिकॉज़ आपकी जान जा सकती है। सो जहाँ आप देखें वहाँ यू हैव टू स्ट्राइक। उसको बड़ा मिसइंटरप्रेट किया जाता है। जब मैंने ये देखा, तो मैंने ये सोचा कि यार हमें बहुत सारी चीज़ें इधर-उधर से पता चलती रहती हैं और बताया जाता है और एक एक जनरल कंसेंसस मुसलमानों में बन जाता है, यहूद व नसारा के बारे में। यहूद व नसारा, यहूद मीन्स ज्यूज़, नसारा मीन्स क्रिश्चियंस, उनके बारे में, फिर हिंदुओं के बारे में। और मुझे याद है जब इवन मैं भी छोटा था, बिकॉज़ हम ज़ाहिर है स्कूल वगैरह जाते थे, 50 लोगों से मिलते थे, तो एक एक तरह की कभी-कभी हेट्रेड इवन हमारी किताबों के अंदर नॉर्मली सोमनाथ की फतह, अब वो एक एक मैं तो डाकू ही कहूँगा, एक डाकू आया, उसने आके मंदिर में से सारे गहने जो भी उसका ट्रेज़र था वो चुरा लिया। वो उसका ताल्लुक रिलिजन से तो कहीं नहीं है। वो तो एक डाकू था, उसको डाकू ही कहेंगे, लेकिन आपने ग्लोरीफाई किया हुआ है डाकुओं को भाई, क्योंकि उन डाकुओं का रिलीजन इस्लाम था। अब यही गलती जो है बहुत सारे लोग हिंदुइज़्म में कर रहे हैं, यही गलती बहुत सारे लोग क्रिश्चियनिटी में कर रहे हैं, यही गलती बहुत सारे लोग ज्यूइज़्म में कर रहे हैं कि आई थिंक जुडाइज़्म कहते हैं उसको, बट आई एम नॉट श्योर कि जुडाइज़्म एंड ज्यूइज़्म इज़ सेम। इस टर्मिनोलॉजी का मुझे इतना नहीं पता। आई एम लर्निंग अबाउट थिंग्स। गलती क्या कर देते हैं कि वो किसी का
किसी गलत काम करने वाले का मज़हब अगर आपके मज़हब से मैच करता है तो वो उसके गलत काम को ठीक नहीं हो जाता। आपको डिफेंड अपने मज़हब फॉलो करने वाले को करने की कोई ज़रूरत है नहीं। आपको जो चीज़ डिफेंड करने की ज़रूरत है वो हक और सच को। और अगर आप कुरान पढ़ेंगे तो आपको हर जगह सबसे ज़्यादा कॉमन चीज़ जो कुरान में बार-बार रिपीट हुआ है वो है कि सच बोलो, नमाज़ अदा करो, ज़कात अदा करो, सही है, सच बोलो, जस्टिस, 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 जस्टिस के बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा है कुरान के अंदर कि जस्टिस बहुत ज़रूरी है। आपने इंसाफ़ करना है। इंसाफ़ इंसाफ़ कैसे होगा? इंसाफ़ ऐसे ही होगा कि कोई बायस नहीं होती। मज़हब की बायस नहीं होगी, ज़ात-पात की, कास्ट, क्रीड की कोई बायस नहीं होगी, फिर ही इंसाफ़ होगा ना। तो जब मैंने ये देखा तो मैंने कहा कि यार हमारे भी जो स्टीरियोटिपिकल चीज़ें ज़हन में बनी हुई हैं, क्या वो ठीक हैं? देन आई डिसाइडेड कि मैं खुद पढ़ूँगा रिलिजन और मैं खुद जानूँगा रिलिजन को। और मैं आपको सच बात बताऊँ, बड़ा मुश्किल काम है ये। बिकॉज़ आपको क्लू नहीं मिलता कहाँ से शुरू करें। मैं हिंदुइज़्म की कोशिश की, मैंने भगवद गीता ऑर्डर की, भगवद गीता आ गई, पढ़ना शुरू किया तो पता चला कि ये कोई जंग का सिनेरियो है, उसके अंदर कन्वर्सेशंस हैं। मैंने कहा अच्छा, अब ज़ाहिर है मैं इस्लाम से आया हूँ तो हमारी तो एक होली बुक है, उसमें चीज़ें हैं, हम उस तरह से पढ़ रहे हैं। फिर और रिसर्च की तो पता चला अच्छा वेदास हैं। वेदास 2 तरह के जो है वो रिलीजियस स्क्रिप्चर्स हैं। एक श्रुति है और एक और कुछ है, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, लिख लेना चाहिए था मुझे कि मैं बता सकूँ। मैं इस पे करूँगा, थोड़ी मैं और पढ़ाई कर लूँ इस पे तो मैं इन इन बातों पे काफ़ी डिटेल बात हम करेंगे। बट इन शॉर्ट 2 तरह के हिंदू स्क्रिप्चर्स हैं। एक जो है वो जैसे महाभारत है, और फिर वेदास हैं। वेदास के अंदर वेदास इज़ मोर लाइक जैसे हमारा कुरान है आई बिलीव, उसी तरह का उनका वेदास है जो जो कि मोर स्ट्रिक्ट इन टर्म्स के इट इट ट्रांसेंड्स, जैसे हमारी हदीस है। हदीस और कुरान के अंदर हम कहते हैं कि अच्छा हदीस वेरीफाई कुरान के थ्रू होती है। तो इफ इट इज़ गोइंग अगेंस्ट कुरान देन इट माइट नॉट बी ऑथेंटिक। इसी तरह से जो मुझे समझ आया है, एंड यू कैन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, वो वेदास हैं जो कि जो कि थोड़ी प्रायोरिटी में ऊपर है। अगर कुछ चीज़ वेदा में लिखी हुई है तो आप उसको, वेदा को ज़्यादा वजन है उसका, वेदास को मानेंगे। सो वंस इट कम्स आई विल स्टार्ट रीडिंग दैट एज वेल। बट जब मैंने शुरू भी किया इन चीज़ों को पढ़ना तो थोड़ा कंफ्यूजिंग था, बिकॉज़ आपको नहीं पता कहाँ से शुरू करना है। इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है बाहर, उसको कहाँ से पिक करना है, क्या चीज़ समझनी है। बट जैसे-जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, जैसे बाइबल बिल्कुल शुरू होती है तो शुरू में ही बाइबल में है कि कि गॉड सेड लेट देयर बी लाइट, कैसे दुनिया बनी है, लेट देयर बी लाइट एंड देयर वाज़ लाइट। सो जब आप ये डिसाइड करते हैं ना कि आपने स्टडी करनी है, तो गॉड ऊपर से कह देता है लेट देयर बी लाइट। व्हेन यू स्टार्ट अ जर्नी, तो एनलाइटमेंट का जर्नी यहीं से शुरू होता है। और मैं ये समझता हूँ कि ये महानता नहीं है कि ओहो अब मैंने पढ़ना शुरू कर दिया है तो मैं दुनिया से ऊपर हो जाऊँगा। बट थोड़ा हम्बलिंग है, मुझे ये लगता है कि हर किसी को मज़हब, आपका जो प्राइमरी मज़हब है, स्पेशली जो आपके बच्चे हैं ना, जब आपके छोटे बच्चे हैं तो जो भी आपका मज़हब है उनको अच्छे से सिखाएँ और अच्छी बातें मज़हब की बताएँ। उसके बाद जब वो बड़े होने लगें, 7 साल से ऊपर के होने लगें, तो 7 साल से मेरे ख़्याल से 13-14 साल तक आप और अपने रिलिजन के बारे में बताएँ, चीज़ों के बारे में, लेकिन टॉलरेंट तरीके से, कि उन ओपन माइंड हो उनका, और फिर उनको एनकरेज करें कि वो और रिलिजन भी पढ़ें। जो वक़्त आ गया है, जिस ज़माने में हम रहते हैं, वहाँ 2 ही चीज़ें हैं, आइदर यू आर अ बिलीवर और यू आर अ नॉन बिलीवर। और नॉन बिलीवर के अंदर फिर 2 कैटेगरीज़ हैं। नॉन बिलीवर एक वो है जो बिलीव नहीं करता किसी खुदा पे, लेकिन वो ठीक है। ठीक से मतलब ये है कि वो आप पे अपनी सोच मुसल्लत नहीं करता। फिर दूसरी तरह के लोग वो हैं जो एथियस्ट हैं और वो समझते हैं कि जो मज़हब में मानते हैं वो बेवकूफ़ हैं। और यही सेम आपको मज़हबी लोगों में भी मिलेगा। एरोगेंस ऑफ बीइंग राइट इन देयर हेड बिकॉज़ दे थिंक दे आर राइट, क्योंकि उनको हिदायत मिली हुई है, तो इसका घमंड, ये घमंड नहीं होना चाहिए, ये गुरूर नहीं होना चाहिए। आपके अंदर अगर ये गुरूर है कि जो भी मज़हब आप फ़ॉलो कर रहे हैं, बिकॉज़
फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि किसी भी मज़हब की कोई गारंटी, कोई सर्टिफ़िकेट नहीं है। आप इवन मेरा जो मज़हब है इस्लाम, उसकी जब मैं गहराइयों में और चीज़ें पढ़ता हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो किताबों में लिखी हुई हैं, जो कि मुझे पता है 100% के रेज़ोनेट नहीं करती एंड मेबी किसी टाइम पे हो सकता है सही से नहीं लिखा हो या किसी ने डेलिबरेटली चीज़ें डाल दी हों टू गुमराह-वुमराह करने के लिए। बट मुझे ये लगता है कि जिसने भी ये दुनिया बनाई है, मैं मुसलमान हूँ तो ज़ाहिर है मैं अल्लाह कहूँगा। जिसने भी ये दुनिया बनाई है, चाहे आप मानते हो कि अनुनाकी ने इंसानों को बनाया है या आप मानते हो कि कोई और एलियन रेस थी या फिर कोई और किसी और फॉर्म ऑफ गॉड में आप बिलीव करते हो। लेकिन जिसने भी इंसानों को बनाया है, कुछ फंडामेंटल्स हैं। क्या फंडामेंटल्स हैं? एक फंडामेंटल है सबसे इम्पोर्टेंट कि इंसान के अंदर फॉलो करना, किसी चीज़ का भक्त होना नेचर के बहुत अंदर है। इवन द पीपल हु आर लाइक जो गॉड लाइक ऑरा वाली बात है या अपने आप को बहुत ऊंचा समझते हैं, कहीं ना कहीं वो किसी ना किसी को फॉलो कर रहे होते हैं एंड एवरी वन एल्स, नॉर्मली लोग, यू ऑलवेज लुक अप टू समथिंग। मुझे ये लगता है कि खुदा ने, अल्लाह ने इंसानों को बनाने के बाद मुख्तलिफ मज़हब में डाल दिया, मुख्तलिफ जगहों पे डाल दिया और हर मज़हब में है कि द पर्पस ऑफ आवर लाइफ इज़ टू फाइंड गॉड एंड देन है कि गॉड, सनातन धर्म जिसको आप हिंदू, कॉमनली लोग हिंदू धर्म से मानते हैं, नाम से जानते हैं, उसके अंदर भी है कि गॉड की कोई फॉर्म नहीं है और कोई शक्ल नहीं है, एक है गॉड जो है, इट्स जस्ट वन, जो कि सारी चीज़ें चला रहा है। अब जो भी जिसने भी दुनिया बनाई है, मुझे ये लगता है कि ये जो हमारी पूरी वर्ल्ड है, जो ब्रह्मांड है हमारा, वो डिफरेंट मज़हब में आपको डाल दिया है और आपको ये, आपके अंदर क्यूरियोसिटी भी छोड़ दी है और आपको ये दे दिया है कि अब तुमने फाइंड करना है। और मुझे लगता है कि अगर आप रियल स्पिरिचुअल जर्नी पे जाओगे, तो आप अहिंसा से, विच इज़ वायलेंस से, आप मारपीट से ऑटोमेटिकली दूर होगे। आपके अंदर क्लेंजिंग होगी और जो भी मज़हब में आप मानते हो, आई बिलीव के यू विल फाइंड इटर्नल पीस। अब इटर्नल पीस किस फॉर्म में होगा, क्या होगा, किस मज़हब में क्या बिलीव्स हैं, किस मज़हब में क्या बिलीव्स हैं, इट कुड बी डिफरेंट, बट इटर्नल पीस इज़ समथिंग दैट आई बिलीव इन के हर मज़हब में ये तकरीबन हर उसमें किसी ना किसी फॉर्म में है। और मज़हब पुराना हो या नया हो, एक और चीज़ इस्लाम के बारे में लोग कहते हैं कि 14 साल हुए हैं इसको, 1400 साल हुए हैं इसको आए हुए। बट क्या है कि इस्लाम जिस तरह से ये मज़हब है, ये क्लेम नहीं करता कि ये 1400 साल पहले आया है। इस्लाम क्लेम करता है कि इस्लाम ही मज़हब था और बुक्स में भी है, इवन विद द सेम नेम भी है। मैं आपको रेफरेंस जब इस पे डिटेल पॉडकास्ट करूँगा तो कोट भी कर दूँगा रेफरेंस, कि ये मज़हब हमेशा से एग्जिस्ट करता था। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, लास्ट प्रॉफिट। सो कुरान के हिसाब से भी और इस्लाम के हिसाब से भी बहुत प्रॉफिट्स आए हैं। तो मेरा ये अभी तो मैं रिसर्च कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, बट मेरा ये ज़ाती बिलीव भी है कि कुरान में क्या, आई बिलीव 1 लाख समथिंग कितने हज़ार, आइदर इट्स कुरान और हदीस में है क्या है, बट इस्लाम में है ये चीज़ कि लाखों की तादाद में प्रॉफिट्स आए हैं। तो रिलीजन एक ही है, उसकी ब्रांचेज़ हैं, उसकी डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस हैं और उसमें डिफरेंट प्रॉफिट्स आए हैं। तो हो सकता है कि जो जैसे सनातन धर्म में कृष्ण हैं और विष्णु हैं और डिफरेंट डीटीज़ हैं, हो सकता है कि मैं भी इस्लाम की रूह से बात कर रहा हूँ बाय द वे। हो सकता है कि जो प्रॉफिट्स आए हैं उनके अपने अपने मौज़ात रहे हैं और कुछ का ज़िक्र है कुरान के अंदर, लेकिन बहुत सारों का नहीं भी है। सो हो सकता है कि वो सारे हर चीज़ इंटरकनेक्टेड हो। मेरा मानना तो है कि मुझे जो लगता है वो यही है कि इंटरकनेक्टेड है, एक ही रूट है, उससे ब्रांच आउट हुए हैं और इसीलिए आप ओपन माइंड के साथ आप बैठें और पढ़ें और समझें। तो जब मैं बैठता हूँ और मैं कोई किताब पढ़ रहा होता हूँ, तो उस टाइम मैं मुसलमान की हैसियत से नहीं पढ़ता। बिकॉज़ अगर मैं मुसलमान की हैसियत से पढ़ रहा हूँ, तो शायद मेरे अंदर बायसनेस आ जाएगी। सो मैं एक स्टूडेंट की हैसियत से पढ़ता हूँ क्योंकि जानना चाहता हूँ। और
कोशिश मेरी होगी, प्रॉब्ली नॉट इन दिस पॉडकास्ट मैं ज़रा कैंडिड वगैरह रहूँगा, और मैं इसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन में नहीं पड़ना चाह रहा ऑफ प्रोड्यूसिंग इट। बट हुमाम बिंग जो मेरा मेन चैनल है, उस पे आई विल स्टार्ट अ पॉडकास्ट सीरीज, मे बी आई विल स्टार्ट इट विद माई वाइफ, एंड इन दैट पॉडकास्ट सीरीज देन आई विल बी गोइंग डीपर इन टू इट, एंड आई विल बी इन्वाइटिंग पीपल जो कि जिनके साथ हम बात करेंगे। दैट वुड बी बाय द वे इन इंग्लिश, बिकॉज आई बिलीव कि आई विल बी एबल टू रीच मोर पीपल इन टर्म्स ऑफ कॉन्वर्सेशंस एंड डिस्कशंस। और ये वाला हुमाम नॉट बीइंग पे हम उर्दू हिंदी पॉडकास्ट करेंगे, सो इसमें भी मैं इनवाइट करता रहूँगा लोग, समटाइम्स सोलो होगी, समटाइम्स लोग होंगे, बट वी विल हैव दिस। तो ये है इंटरेस्टिंग सा। um, अब मैं आऊँगा इस पे, रोल ऑफ एक्सट्रीमिज्म इन रिलीजन। सो वापस आते हैं हनी सिंह पे। हनी सिंह का क्या है कि उन्होंने अपनी जर्नी के बारे में बताया। बाय द वे उनकी नेटफ्लिक्स पे डॉक्यूमेंट्री आने वाली है, सो वील नो मोर अबाउट इट। बट उन्होंने अपने जर्नी के बारे में बताया कि कैसे वो मज़हब से दूर हुए हैं। सो सबसे बड़ा जो फैक्टर था वो मज़हबी लोग खुद थे। उन्होंने उसको जिस तरह से ट्रीट किया ना, जिस तरह से धुतकार दिया, तो वो खुदाई से ही दूर हो गए भाई। उस बच्चे के दिमाग में आ गया ऐसी की तैसी, भगवान में ही नहीं मानना मैंने। एंड दिस हैपेंस सो मच। मेरे दोस्त थे पाकिस्तान में, कराची के अंदर, ही वॉज अ म्यूजिशियन। उसने अपना बताया कि उसका भी ऐसे ही था कि मार पीट के ज़बरदस्ती करके नमाज वगैरह पढ़ाते थे। 7-8 साल का था वो, और कोई इसी तरह से ब्रेकिंग पॉइंट था। आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, मेरे एक और दोस्त है, उससे मैं पूछ के शायद दोबारा आपको बता दूँ किसी और पॉडकास्ट में। उसका भी यही था कि ही जस्ट फ्लिप्ड, ही वाज लाइक एफ इट, कुछ नहीं है, कोई खुदा खुदा भगवान भगवान में नहीं मानता, मैं ऐसी की तैसी एथियस्ट ठक। एक एक आपने सेकंड में एक इंसान को जो है ना बिल्कुल। अम, फिर मैं देखता हूँ मस्जिद में अंकल होते हैं, अंकल आएंगे अपना लेट, बच्चा बेचारा नमाज से पहले 20 मिनट पहले से आके बैठा हुआ है, छोटा बच्चा है, और पहली सफ में बैठा हुआ है, आप उसको ऐसे हाथ पकड़ के पीछे सफ में कर देंगे। आपने उसके अंदर का जो बच्चों के अंदर ना इंथुजियाज्म होता है, क्यूरियोसिटी होती है, आपने मार दिया उसको, उसकी क्यूरियोसिटी को मार दिया। भाई अगर वो शोर भी कर रहा है, अगर वो थोड़ा सा नमाज पढ़ने में थोड़ी ऊपर नीचे भी अगर कर रहा है, तो कोई बात नहीं ना, आप अपने साथ खड़ा करके पढ़ा लो। ये कौन सी तुक बनती है कि आप उसको ऐसा धक्का। और अब क्या है, अब बच्चे जाते ही नहीं है, माँ बाप भेज दें तो बच्चे चिल करने जाते हैं। ये जितने भी बच्चे हैं ना जिनको ऐसे करके खींचा गया है, उनका कहीं ना कहीं दिल उतर जाता है, इसीलिए आपकी मस्जिदें आपको खाली मिलती हैं। मुझे मंदिरों का और इन सब का नहीं पता कि लोग किस तरह से कर रहे हैं, क्या उसके अंदर सिचुएशन है, बट बिकॉज मैं ज़ाहिर है एक मुस्लिम घर से आया हूँ, तो मुझे उसका पता है। मस्जिदों में अब बच्चे नहीं जाते। जिन सारे बच्चों का मैं बता रहा हूँ, मैं उनमें से एक हूँ। मतलब मैं उन बच्चों में से था। आई रिमेंबर मैं 20-20 मिनट पहले जाता था नमाज़ पढ़ने के लिए, एक क्यूरियोसिटी होती है। लेकिन अंकल हमेशा पीछे फेंक देते थे, और इस्लाम में तो है भी ना कि आप पहली सफ़ में पढ़ेंगे तो ज़्यादा सवाब है। सोचो बच्चा ज़्यादा सवाब कमाने आया है, आपने उसकी ऐसी की तैसी फेर दी पीछे करके, उसको पूरे उसके सवाब की ऐसी की तैसी कर दी। अब वो सोच के आया था कि आज तो मैं ये अचीव कर लूँगा। सो आपने जो उसने दिमाग में बनाया हुआ था ना कि मैं ये अचीव कर लूँगा, मैं पहली सफ़ में रहूँगा, और एक अचीवमेंट आती जो डोपामाइन हिट होता, और ये बिहेवियर उसकी शख्सियत के अंदर एम्बेड होता रहता। इंसान जिस तरह से बना हुआ है, द वे वी फंक्शन इज़ कि हम कुछ काम करते हैं, उस काम की वजह से जब हमें सक्सेस मिलती है उस चीज़ में, हमें डोपामाइन हिट मिलता है। वो डोपामाइन हिट होता इसीलिए है कि ये काम तुम ठीक कर रहे हो, ये करते रहो। तो वो हमारी आदत बन जाती है। अगर आप उस बच्चे को पहली सफ़ में रहने देंगे और एक्चुअली एप्रिशिएट करेंगे कि तुम माशाल्लाह से तुम पहली सफ़ में आके तुमने नमाज़ पढ़ी है, बहुत अच्छी बात है। भाई उसको डोपामाइन हिट मिलेगा। उसको डोपामाइन हिट मिलेगा तो वो कोशिश करेगा कि उसको बार-बार करे। दिस इज़ हाउ यू मेक श्योर कि कोई इंसान उसकी ये अच्छी आदतें बने। सो जो रिलीजियस, एक तो फैनेटिज्म अलग है, लेकिन जो रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म बड़े बुजुर्गों के तरफ से आती है, अगेन हनी सिंह के केस में भी उनके वालिद साहब ने, उनके पापा ने उनसे फॉर 2-3 इयर्स बात नहीं की। इवेंचुअली तो की ना, इवेंचुअली तो इट वर्कड और एक्सेप्ट कर लिया।
दिस इज़ नॉट ओके। आपका कोई भी मज़हब हो, आपकी औलाद इवेंचुअली अगर आप अपनी औलाद को इंडिपेंडेंट थिंकर नहीं बनाते, तो आप तबाह कर रहे हो, तुम मर जाओगे। इवेंचुअली ये है कि तुम मर जाओगे, तुम्हारी औलाद तुम्हारे बगैर ही दुनिया को कॉन्कर करने की कोशिश करेगी, दुनिया में जीना होगा उसको तुम्हारे बगैर। ये लीनियर टाइमलाइन, ये सीधा-साधा ज़िंदगी का फंडा है। मैं गुज़र जाऊँगा, मेरी औलाद रहेगी। यही नॉर्मली यही होता है, वैसे तो कुछ भी हो सकता है। जब मैं गुज़र जाऊँगा और मैंने अपनी अगर औलाद को बिल्कुल यूज़लेस बनाया है कि वो सोच नहीं सकता, लकीर का फ़कीर बनाया है, तो मैंने तो आई एम साइनिंग ऑफ के ये बेचारा जो है वो ज़िंदगी में दर-बदर की ठोकरें ही खाता रहे। व्हाटएवर इट इज़, इवन अगर उसने हो सकता है उसका मज़हब चेंज कर ले वो, आप किसी और मज़हब में आपकी औलाद डिसाइड करे कि मैं एथियस्ट हूँ, या डिसाइड करे कि कोई हिंदू मुसलमान हो जाए, कोई मुसलमान हिंदू हो जाए, क्रिश्चियन हो जाए, कुछ भी हो जाए। एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ देयर डिसीजन, इट इज़ देयर चॉइस। आप जिस दुनिया में अभी रहते हैं, और मैं ज़ाहिर है इस्लाम की भी और रिसर्च कर रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ। मेरा ये मानना है कि जितना मैंने बचपन से सुना है, और बचपन का जो मुताल्ला है वो यही है कि यू नो इवन आप देखें प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का टाइम था ना, वो सबसे क्रूशियल और इम्पोर्टेंट है। उनके चाचा थे जिनसे बहुत मोहब्बत थी, जिनसे आखिर आखिर तक, जिस पे तो आयत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बहुत सैड थे जब उनका इंतकाल हो रहा था कि किसी तरह से वो मज़हब कबूल कर लें। और फिर आयत आई कि जिसका मफ़हूम यही है कि अल्लाह ताला हिदायत देता है, और आप अपने आप को इतना दुखी नहीं करें इस चीज़ पे। मैं अगेन मफ़हूम बता रहा हूँ। तो आप सोचें, जो काम प्रॉफ़िट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया, आप कौन होते हैं करने वाले? सो अगर आपकी औलाद, आपका बाप, आपका भाई, आपकी बहन, कोई भी आपका रिलेशनशिप है, दोस्त, अगर वो आपसे मुख्तलिफ सोचते हैं, तो उसमें कोई कबाहत की बात नहीं है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जिसका मफ़हूम है कि फाइंड कॉमन ग्राउंड्स। अरबी में थोड़ी-सी उसकी भूल रहा हूँ, बैना बैनकुम इस तरह करके है। फाइंड कॉमन ग्राउंड, मैं मफ़हूम कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ। अगेन जब मैं दूसरी पॉडकास्ट करूँगा जिसमें ज़ाहिर है लोग होंगे, सो आई विल राइट डाउन द रेफरेंसेस एंड आई विल प्रोबेबली प्रॉपर्ली टॉक विद द रेफरेंसेस कि ये चैप्टर, ये वर्स, ये चीज़ देखो। बट अगेन इसके मफ़हूम है कि आप कॉमन ग्राउंड ढूँढ, सो हमें कॉमन ग्राउंड ढूँढने होंगे, और शोबदेबाज़ लोगों से जो भड़काने वाली बातें करते हैं, उनसे दूर रहना होगा हर मज़हब में। और हर मज़हब में लोग बैठे हुए हैं जिनको उनके शॉर्ट टर्म गोल्स हैं, उनको पैसा चाहिए, उनको पावर चाहिए, व्हाटएवर दे वांट, और मे बी दैट्स हाउ दे थिंक। जो उनकी कम अक्ली है, उन्होंने पढ़ा नहीं है शायद सही से, या जो भी है, दे दे क्रिएट दिस केओस। और अगेन मुझे लगता है कि अब जिस तरह से मैं सोचने लगा हूँ, मुझे लगता है कि ये स्कीम अल्लाह ताला की है। चाहे आप उसको भगवान बोलें, गॉड बोलें, जो भी बोलें, ऊपर वाले की ये स्कीम है कि इस तरह के लोग होंगे, और आपको यही चैलेंज है लाइफ का कि आपको खुदा को ढूँढना पड़ेगा, और आपको आना पड़ेगा उस लाइन में जहाँ आप ये समझें कि कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। तो आप उसके साथ आप उसके साथ एसोसिएट करें, और ये नेगेटिविटी इस केओस के साथ एसोसिएट नहीं करें। ये मैं बता चुका हूँ, माय जर्नी टू अदर रिलीजन, व्हाट आई लर्न्ड। बुक रिकमेंडेशंस, यस। सो मैं आप लोगों अगर आप मुझे कोई बुक रिकमेंड करना चाहते हैं, तो आई एम ओपन टू इट, क्योंकि मैं अब काफ़ी सारी बुक्स वगैरह पढ़ रहा हूँ। आई एम डूइंग माय स्टडी ऑन रिलीजन। उसके अलावा भी यहाँ पे नीचे काफ़ी सारी बुक्स पड़ी हुई हैं मेरे पास। थिंक एंड ग्रो रिच नज़र आ रही है मुझे यहाँ से, हाउ टू विन friends and influence and people is, so lots of books. So I am open, आप मेरे साथ बुक्स वगैरह शेयर करें। डिवीजन पॉलिटिक्स, हिंदू वर्सेस मुस्लिम, हाँ, कंगना रनआउट। कंगना रनआउट के बारे में क्या ही बात की जाए। मैं उनका कुछ इंटरव्यू मैंने सुना था, कोई क्लिप मतलब मैंने सुनी थी, उसके बाद उस पे बहुत ज़्यादा जो है वो ज़ाहिर है, यार मुझे लगता है कि शी इज़ जस्ट एन अटेंशन सीकर। वो बात ख़ास के ऐसे करती हैं कि वो न्यूज़ में रह सकें, सो आई बिलीव इग्नोर ही करना चाहिए इसको, और कोई कमेंट करने का भी फ़ायदा नहीं है। बट उससे कनेक्टेड जो हिंदू वर्सेस मुस्लिम की बात है, एक चीज़, अगर आप इंडियन है ना,
तो मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ बिकॉज़ मैं कराची में पैदा हुआ हूँ और मुझे पता है कि ये चीज़ कितनी हानिकारक है। आपकी भाषा में आपको समझा रहा हूँ, अगर आप इंडियन हैं, ये बहुत हानिकारक है। अगर आप इसको कर्ब नहीं करेंगे अपनी कंट्री के अंदर, तो पाकिस्तान कोई एक दिन में एक्सट्रीमिस्ट नहीं हो गए थे पाकिस्तानीज़। 80s के अंदर जब से ज़िया भाई आए, उन्होंने ऐसी की तैसी फेरी। जो एक्सट्रीमिज़्म का बीज उस टाइम पे बोया गया, वो आज तक कट रहा है। आज तक बम धमाके हो रहे हैं, आज तक थोड़ी-सी स्टेबिलिटी आती है, फिर एक्सट्रीमिज़्म आ जाता है, फिर स्टेबिलिटी आती है, फिर एक्सट्रीमिज़्म आ जाता है। आज तक उसको रेक्टिफ़ाई नहीं कर सके। आज तक जो है वो विंग्स हैं एक्सट्रीमिज़्म के, जो कि बहुत ही, मतलब आप देखें पिछले कुछ ही टाइम में कितनी सारी लिंचिंग्स हुई हैं। चाहे वो मशाल खान केस हो, चाहे वो अभी जो स्वात के अंदर टूरिस्ट का केस हुआ, कितनी सारी लिंचिंग्स हुई हैं। और ये इंडिया में भी आपको देखने को मिलता है कि कोई बीफ कैरी करके जा रहा है तो उसको मार दिया या उसको चमाटे करा दिए, उससे बदतमीज़ी कर ली, चाहे वो बुज़ुर्ग हो या वो छोटा हो, बड़ा हो, जो भी हो। वो मटन है तो उसको बीफ कह दिया। सो दिस will create civil war and chaos. And if you are an Indian, whether you are a Muslim or you're a Hindu or whatever religion you have, it is your responsibility and your duty to fight against it and make sure कि ये division की politics आपके देश में ख़त्म हो। मैं अपना देश छोड़ के दुबई में बैठा हूँ और शायद यहाँ से भी कहीं और चला जाऊँगा इवेंचुअली। जहाँ मैं पैदा हुआ हूँ उससे मुझे बहुत मोहब्बत है। मैंने अपनी ज़िंदगी का बेटर हिस्सा जो है ना, मतलब मैं हाई स्कूल में था तब आई स्टार्टेड इनकलाबी ब्यूरो पाकिस्तान। आई रियली ट्राइड टू वर्क हार्ड एंड ट्राई टू डू माय बेस्ट और फिक्स करने की कोशिश की चीज़ें। बट आई रियलाइज़्ड कि अभी जितना केओस है, अभी बेहतर ये हो सकता है कि मैं पहले आई नीड टू डू सर्टेन थिंग्स ऑन माय ओन। और इवेंचुअली आई रियलाइज़्ड कि अगर आपने इंसानों की खिदमत करनी है तो सिर्फ इंसान जो है वो पाकिस्तान में तो नहीं है, आप दुनिया में कर सकते हैं। सो आई स्टार्टेड थिंकिंग ब्रॉडर। उसके बाहर भी मैंने सोचना शुरू किया, लेकिन मैंने आग लगी हुई देखी है। सो मैं आपको बड़े उसके साथ बता सकता हूँ कि अगर ये आग आप नहीं बुझाएंगे, अगर अभी आप इसको कंट्रोल नहीं करेंगे, तो ये ये आपके मुल्क को या आपके देश को जो है वो ले डूबेगा। दिस इज़ समथिंग दैट इज़ वेरी 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 टॉक्सिक एंड हार्मफुल। इट्स लाइक स्लो पॉइज़न जो आपको दीमक की तरह जो है ना, टर्माइट की तरह आपके पूरे मुल्क को खोखला कर देता है। डिवीज़न की पॉलिटिक्स। और अब वापस जब हमने हिंदू मुस्लिम की बात ही की है तो हम उस पे आ जाते हैं टू नेशन थ्योरी की, जो कि बिल्कुल गलत थ्योरी है। और जो भी इस पे बिलीव करता है, मुझे लगता है उसने शायद थोड़ी रिसर्च करेगा तो उसको समझ आ जाएगा कि यार ये क्या बकवास है। अम, इंडिया के अंदर मुसलमान और हिंदू कोएग्जिस्ट कर रहे थे बहुत बहुत अरसे से। नॉट हंड्रेड्स बट मोर देन दैट, 1000 साल से ऊपर से कोएग्जिस्ट कर रहे थे। और कभी ये बात नहीं थी हिंदू वर्सेस मुस्लिम की। ये कोई नई मतलब इंडिपेंडेंट से कोई 50-60 साल पहले की बात होगी आई बिलीव, या चलें इंडिपेंडेंट से 100 साल पहले की भी बात नहीं होगी ये। सो इट वाज क्रिएटेड लाइक दैट। मैं इस पे डिटेल्ड एक पॉडकास्ट करूँगा इस बात पे कि मुसलमान एक कौम नहीं है। इस बात पे मैं एक डिटेल्ड पॉडकास्ट करूँगा। आई हैव रिसर्च्ड ऑलरेडी ऑन इट। सो मैंने मटेरियल उसका बना लिया है। मैं उसमें से थोड़ी-सी एक्सर्ट आपको बताता हूँ। भाई अगर आप मुसलमानों की हिस्ट्री देखेंगे ना, तो मुसलमान मुसलमानों को मारते रहे हैं हुकूमत के लिए। सबसे बड़ी एग्ज़ाम्पल जो है वो हज़रत इमाम हुसैन की और करबला का वाक़या है, उससे पहले हज़रत अली का वाक़या है। सो शुरू से मुसलमानों में, अगर मुसलमान एक कौम होते तो आपस में ही एज़ अ कौम रह लेते ना, अरब में ही लड़ाई नहीं होती, बट इट हैज़ नेवर बीन लाइक दैट। सो अब्बासिड, जिनको हम कहते हैं अब्बासिड हुकूमत, अब होता क्या है कि अगर किसी भी किस्म का मुसलमान हुकूमत करता है तो ये जो हमारे सब कॉन्टिनेंट के मुस्लिम्स हैं वो फ़ौरन एसोसिएट कर लेते हैं, बिकॉज़ हम बड़े कंफ्यूज लोग हैं। फ़ौरन एसोसिएट कर लेते हैं कि वो मुसलमानों की हुकूमत। भाई आपकी मुसलमानों की हुकूमत नहीं है वो उस स्पेसिफिक कबीले की हुकूमत है। और उस कबीले से मुसलमान ही लड़ के उनकी हुकूमत गिरा चुके हैं, और उनके खिलाफ लड़ने वाले भी मुसलमान थे। वो भी किसी मुसलमान से ही हुकूमत लेकर आए थे। सो इसी तरह से है ऑटोमन एम्पायर जिसको हम कहते हैं। मुझे भी पहले नहीं पता था, बचपन में समझता था कि हज़रत उस्मान की सल्तनत चली है और उससे ऑटोमन एम्पायर है। बाद में पता चला भाई बड़े हो गए कि ये तो उस्मान जो है वो टर्क एक साहब थे और उनसे है ऑटोमन एम्पायर। अगेन उसका मज़हब था इस्लाम, बट ये इस्लाम की फ़तह नहीं है।
इट्स टर्क्स की फतह है ये, क्योंकि मज़हब का ताल्लुक कौम से नहीं होता। आप अपने मज़हब के लिए सिंपैथी रख सकते हो, इट्स ओके टू हैव इट, और अपने मज़हब के लोगों को मदद करो, ओके, किसी को तो मदद करो भाई। अगर आप आपके अंदर ज़र्फ़ का लेवल होता है, एक्सट्रीम ज़र्फ़, अब्दुल सत्तार ईज़ी टाइप का, कि आप मज़हब वगैरह से बिल्कुल ऊपर हो, ह्यूमैनिटी इज़ योर रिलिजन, सबसे पहले ह्यूमैनिटी है, इंसान, सच और इन सब की बात आप करोगे और लोगों की मदद करोगे। उसके बाद ये है कि सही है, सबकी नहीं कर पाओगे, अपने मज़हब की कर लोगे। उसके बाद ये है कि चलो अपने मज़हब के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें आ गई, तो अपनी कम्युनिटी की कर लोगे। तो उसके आगे कम्युनिटी नहीं कर पा रहे, तो चलो अपने घर पे ही कर लोगे। वो नहीं कर सकते तो अपने बीवी बच्चों की कर लोगे, तो और फिर अपना ख़्याल रख लोगे। सो ये सारे लेवल्स हैं, एटलीस्ट इंसान अपना ख़्याल तो रख ही ले, इतना तो कर ही ले। सो मज़हब इज़ नॉट अ बेसिस on which you can form a nation. पाकिस्तान इज़ द बिगेस्ट एग्जाम्पल। बांग्लादेश आपका अलग हो गया ना, अभी भी फ्रैक्शंस हैं आपके बलूचिस्तान में, आपकी आए दिन जो है वो मारा मारी होती रहती है। आप अगर जो जिसको पाकिस्तानी आज़ाद कश्मीर कहते हैं, पीओके कहें आप, आज़ाद कश्मीर कहें आप, जो कहें उसको, but Pakistan side of Kashmir, I would say, because POK again, I believe it's a harsh word. चाहे मैं IOK कहूँ या POK कहूँ, I would rather say Indian side of Kashmir and Pakistan side of Kashmir. So Pakistan side of Kashmir, अगर आप उनसे पूछें, उनको आप 100% फ्रीडम दे दें, probably they'll choose independence. अगर आप बलोचियों को दे दें, probably they'll choose independence. So मज़हब तो कहीं नहीं रहा इसके अंदर। और अगर मज़हब की बात है, तो अभी जो हज़ारा कम्युनिटी के साथ हो रहा है, क्योंकि वो शियाइट्स हैं, उनको मारा जा रहा है, टीएलपी अपना चला रही है हिसाब किताब। सो मज़हब के अंदर इतनी डिवीज़न है, कैसे आप मज़हब के बेस पे कौम बना लेंगे? द ग्लू, और वो इकबाल की शायरी, प्लीज़ मुझे कोट नहीं कीजिएगा, इकबाल हैं क्या, पैगंबर हैं क्या वो? मैं मज़े की बात बताता हूँ, बचपन में मुझे लगता था कि मोहम्मद मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं वो मोहम्मद, और इकबाल जो हैं वो, मतलब बहुत छोटा-सा था मैं, 8 मतलब 4-5 साल का होऊँगा, तो खुदा-खुदा जैसा लगता था कि इतना ज़्यादा लोग इकबाल, इकबाल कहते थे। मुझे लगता था ये खुदा हैं और ये मोहम्मद, फिर समझ आया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हमारे प्रॉफ़िट हैं। ये मोहम्मद अली जिन्ना है और ये इकबाल हैं जो पोएट हैं। इतना हव्वा बनाया हुआ है पाकिस्तानियों ने, इतना बनाया हुआ है कि इकबाल साहब पता नहीं कौन से इंटेलेक्चुअल हैं भाई, कि उनकी बात पत्थर पे लकीर हो गई। ऑब्वियसली ही इज़ गुड एंड ही हैज़ रिटन थिंग्स, आई मीन आई रिस्पेक्ट दैट, बट मुसलमान एक कौम नहीं है। और जितनी जल्दी हम इसको समझ लेंगे, उतनी जल्दी हम कॉमन ग्राउंड्स पे आ सकेंगे। उतनी जल्दी कुरान में जो अल्लाह ताला ने फरमाया है कि कॉमन ग्राउंड्स तलाश करो। कॉमन ग्राउंड्स जो हैं वो मज़हब भी हो सकता है, वो आपका रीजन भी हो सकता है, बट सबसे बड़ा कॉमन ग्राउंड ये है कि हर इंसान को शेल्टर की ज़रूरत है, हर इंसान को खाने की ज़रूरत है, हर इंसान को बिलॉन्गिंग की ज़रूरत है कि वो कहीं बिलॉन्ग करे। ये 2-4 इंसान की बेसिक नीड्स हैं, और इस नीड्स के ऊपर अगर आप कॉमन ग्राउंड तलाश कर लेंगे, तो दुनिया थोड़ी अच्छी हो जाएगी और लोगों की ज़िंदगी भी थोड़ी-सी सँवर जाएगी। ये मैं बता चुका हूँ ओनली टू रिलीजन की बात, और आई थिंक जो भी मैंने पॉइंट्स लिखे थे, आई हैव कंप्लीटेड दोज़ पॉइंट्स, एंड विद दिस, क्योंकि मैंने शुरू में सेक्शन रिकॉर्ड किया हुआ है, जो कि एंड का सेक्शन होगा, तो मैं आपको यहाँ पे बाय नहीं कहूँगा, वो सेक्शन लगा दूँगा मैं इसके साथ। सो एंड नोट्स जो इस समझें पॉडकास्ट के पहले मेजर हिस्से के, वो म्यूज़िक है खाली, उसमें मैं गिटार पकड़ के गाना वाना गा रहा हूँ, 2-4 बातें भी की हैं, कुछ हार्टफेल्ट बातें भी हैं उसके अंदर। कमिंग बैक टू दिस, अगेन काफ़ी मैंने ब्रेक ले लिया, काफ़ी टाइम इसमें लगा मुझे। कोशिश मेरी होगी कि मैं और इसको रेगुलर कर सकूं और आपके साथ यू नो बात हो सके, और भी दोस्तों के साथ बनाऊंगा। अगला पॉडकास्ट आप निहाद के साथ देखेंगे, हो सकता है उसके अगला किसी और दोस्त के साथ हो, बिकॉज मैं एक ही तरह की बातें करता रहूँगा तो आप भी बोर हो जाएंगे। बट इस पॉडकास्ट का मकसद यही है कि आई विल बी माई सेल्फ, और जो भी है, आपको देखना है देखें, आपको नहीं देखना कोई बात नहीं। मैं कम से कम अपनी चीज़ें ज़िंदगी भर के लिए डाल दूँगा।
एक और चीज़ जो मैं सोचता हूँ, कोई मेरे 175 के करीब मेरी लिरिक्स हैं जिनको मुझे कंपाइल करना है और उनको शेयर करूँगा। मैं किस तरह से कर सकता हूँ, पोइट्री किस तरह से शेयर कर सकता हूँ। कुछ स्टोरीज़ हैं उनको किस तरह से कर सकता हूँ। एक जिस जिस दुविधा से मैं गुज़र रहा हूँ, वो ये है कि आई एम थिंकिंग कि यार हमेशा मैं कोई कई साल हो गए मुझे ये सोचते हुए अब के ये वाला काम कर लेता हूँ, फिर फ़िल्म पे वापस आ जाऊँगा एंड आई विल स्टार्ट डूइंग एक्टिंग एंड दोज़ थिंग्स अगेन। फिर हो जाता है कि नहीं, नहीं अभी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो मेरे ऊपर इतनी नहीं रही टू बी ऑनेस्ट, मेरे घर वालों पे बहुत क्रेडिट जाता है, मेरे भाइयों पे मेरे वालिद साहब पे भी, बट मेरे भाइयों पे बहुत ज़्यादा कि उन्होंने कभी भी मुझ पे बर्डन नहीं डाला हमेशा। आई मीन हैट्स ऑफ टू देम। एज़म भैया, नबील भाई, मैं नाम लेके कह रहा हूँ बिकॉज़ आई एम वेरी लकी। जो भी मैं कर सका हूँ, जितना भी मैंने थोड़ी बहुत एक एक अपनी ज़िंदगी बना ली है, एक एक मैंने अपना नेटवर्क बना लिया है और जहाँ भी मैं पहुँच पाया हूँ अभी तक, काफ़ी काम किया है, काफ़ी लोगों के साथ बड़ी-बड़ी हस्तियों के साथ बैठा हूँ, आई वर्कड विद देम। इट्स ऑल बिकॉज़ ऑफ द सपोर्ट दैट आई गॉट, बिकॉज़ दे वर लाइक कि तुम करो ठीक है, हम घर देखने के लिए हैं। सो क्योंकि वो घर देखने के लिए थे और कभी मुझे इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं रही, आई कुड डू इट, आई कुड हैव डन इट, आई कुड डू इट, बट मैंने अपने आप को खुद ही लिमिट किया हुआ है। मुझे क्या लगता है कि यार भूखे पेट में जो कि आई थिंक इट्स हाउ इट्स डन, बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज़ और सुपरस्टार्स ने किया है। बट मुझे लगता है कि उस तरह का स्ट्रगल इन द फ़िल्म मैं शायद नहीं करना चाहूँ, बिकॉज़ उसमें फिर आपको ऐसे काम करने पड़ते हैं जो आप नहीं करना चाहते। मतलब आई मेंट के शायद ऐसी कोई फ़िल्म करनी पड़े कि यार सिर्फ़ पैसे चाहिए तो करना पड़ेगा। इस वजह से मैंने हमेशा ये सोचा है कि नहीं, मैं अपने ही फंड्स लगाऊँगा। मेरे शोज़ लिखे हुए हैं, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स दैट आई हैव रिटन डाउन। ट्रेल ऑफ रोज़ेज़ करके एक मेरा सीरीज़ है दैट आई वांट टू क्रिएट। इट्स गोइंग टू बी अमेजिंग इंशाल्लाह व्हेन आई डू। जो दुविधा में हूँ मैं वो ये इसमें हूँ कि यार कितना और वेट करना है। शुडन्ट आई जस्ट स्टार्ट इट, बिकॉज़ अगर मैं सोचता ही रहूँगा तो उम्र गुज़र जाएगी। अभी 1-2 बाल सफ़ेद हुए हैं, पूरे ही सफ़ेद हो जाएँगे। सो आपका क्या ख़्याल है इस बारे में? आप मुझे इससे अ, बता सकते हैं। हो सकता है कि इस पॉडकास्ट के ज़रिए ही मैं इवेंचुअली ये हो जाए कि मैं कहूँ नहीं बस ठीक है, आई विल पुट माय फुट डाउन एंड आई विल गो बैक टू निफ प्लस। निफ प्लस इज़ द फिल्म साइड ऑफ माय बिज़नेस जो मैं करूँगा। बट तब तक जब तक निफलन मैं उठा नहीं देता, अभी अच्छी चीज़ ये है कि निहाद हैज़ जॉइंड अस। सो निहाद एज़ सीईओ, अनस्तासिया सीईओ, पवन एज़ co-founder एंड यू नो and he's handling all the administration. He's also CEO, co-CEO, आप समझ लें, operations वगैरह वो देख रहा होता है। So all of these people I believe they can lead it. तो थोड़ा बहुत इसको पुश दे के आई विल गो बैक टू निफ प्लस। हम निफ प्लस पे बात करेंगे क्या है, क्या उसमें सोच रहे हैं। आई एम ऑल्सो थिंकिंग कि शायद आई विल क्रिएट समथिंग लाइक अ क्राउड फंडिंग थिंग और हम अपने प्रोजेक्ट का कोई पायलट शायलट बना लेंगे, या फिर हो सकता है मैं प्रोजेक्ट की कोई एनिमेशन बनवा लूँ कि ये स्टोरी होगी, या हो सकता है कुछ भी नहीं हो, मैं ऐसे पॉडकास्ट रिकॉर्ड करूँ और इसमें कहूँ कि ये मैं करने वाला हूँ 1 घंटे की, ये चीज़ें हम करेंगे और क्राउड फंडिंग हम स्टार्ट करेंगे लोगों से, और वी रेज़ फंड्स एंड वी शूट इट। मेबी this is the way to do it because I really want to get back to it. I really want to start doing the film things. I think it's high time that we do it. Or I keep listening to people. Watched that series Angry Young Man about Salim Javed, Salim Saab and Javed Akhtar Saab. Salim Khan amazing यार, उनके ऊपर मैंने सारे इंटरव्यू देखे, अमेजिंग। मतलब क्या सोच तो है, बट सेंस ऑफ ह्यूमर, विट, एट द सेम टाइम छोटी-छोटी चीज़ों में गहरी-गहरी बात। उसमें एक था कि अरबाज़ खान जो है वो कॉल करते हैं उनको कि मैं टैटू बनवा रहा हूँ तो क्या लिखूँ? तो वो कहते हैं कि लव ईच अदर और पेरिश। और दिस इज़ व्हाट आई हैव बीन प्रीचिंग एज़ वेल कि भाई जो हमारे 2 बॉर्डर्स हैं पाकिस्तान इंडिया के, आइदर लव ईच अदर और पेरिश। क्योंकि दोनों न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्रीज़ हैं
और अगर दोस्ती नहीं करेंगे, प्यार मोहब्बत से नहीं रहेंगे और ये बॉर्डर ख़त्म नहीं करेंगे, तो खुदा न खास्ता किसी भी पॉइंट पे अगर हम कोई भी दो नफ्सियाती लोग इधर या उधर किसी एक कंट्री में भी कोई पागल खप्ती आ गया, तो इट्स ओवर फॉर ऑल ऑफ अस। सो अब आप वो वाला सेक्शन देखिए, एंड अगली जो आपको स्क्रीन मिलेगी वो मैं गिटार पकड़वाऊँगा। सो कोई वो बनाते हैं इसके अंदर, क्या कहते हैं, ट्रांजिशन बनाते हैं हम। मैंने सुना था कि परियां होती हैं फूलों की जैसे वो कलियां होती हैं, प्रेम की जैसे वो गलियां होती हैं, हाँ परियां होती हैं, हाँ परियां होती हैं। धीरे धीरे वक्त का था ये सिलसिला, या थी मेरी खता, बिन उनके एक पल भी 100 सदियां होती हैं, सदियां होती हैं, हाँ सदियां होती हैं। हाथों को लिए तन्हा खाली, आँखों को भरे उनको जाता देख के, ये दिल क्या करे, तन्हाई में छुप के अब ये आंखें रोती हैं, फिर आता है मुझे याद परियां होती हैं, परियां होती हैं, हाँ परियां होती हैं, परियां होती हैं, हाँ परियां होती हैं। ये बहुत सारे उन गानों में से एक है जो बड़ा रैंडमली मैंने बनाया, और मज़े की बात यह है कि इससे जिस टाइम मैंने ये गाना बनाया उस टाइम कुछ ही अर्से पहले मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुआ था। माय फादर पास्ड अवे। सो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा मैं जो हूँ वो अक्सर जब बहुत ज़्यादा दिल भरा हुआ होता था तो गिटार उठा के बजाता था। एक दो गाने, कुछ गाने मैंने अपने वालिद साहब के लिए भी लिखे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग था कि उस टाइम जिनके साथ मैं था एज इन रिलेशनशिप, सो ऐसा होता था कि अगर मैं किसी चीज़ में ऑक्यूपाइड हूँ या हम कुछ कर रहे हैं, कुछ भी ऐसा है, ज़ाहिर है एक तरह का लॉन्ग डिस्टेंस ही है, तो वी वुड गेट ऑन अ कॉल एंड even if it's just we are sleeping, so we would just it would be like a presence है सामने वाले की. So it was just like that, we were talking and the other person wanted to sleep and I wanted to play guitar and she said that no, I want to listen. So इत्तेफाक था कि वी वर ऑन द लैपटॉप, सो मैंने ऐसे ही अपना रिकॉर्डर ऑन किया और आई स्टार्टेड प्लेइंग इट एंड दिस इज़ हाउ इट वेंट. इट वॉज ओरिजिनली लाइक अ रोमांटिक सॉर्ट ऑफ सॉन्ग, क्यूट सा गाना था. फिर जाहिर है ब्रेकअप श्रेकअप हो गया. जब ये सब हुआ तो आई लव दिस सॉन्ग, सो ये इवेंचुअली ये थोड़ा सा सैड सॉन्ग में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि मैं रैंडम बजाता रहता था इसको. उसके बाद फिर जब मैं इसको लिखने लगा ना, मैंने फॉर्मली जब मैं बैठा, मैंने कहा यार इसको लिखते हैं प्रॉपरली, इसको सेट करते हैं गाने को. तब मैंने कहा कि यार आई रिमेंबर मेरी खालम नहीं, अब उनका भी इंतकाल हो गया, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे. सो मैंने अपना जब गाना बनाया था यूँ नज़र आता हूँ, उसकी वीडियो उन्होंने देखी, शी लव्ड इट, शी सेड अ लॉट ऑफ नाइस थिंग्स टू मी कि मुझे बहुत अच्छा लगा सब कुछ. और
बड़ा उन्होंने अप्रिशिएट किया, बट उन्होंने कहा कि लेकिन ये एंड तुमने इतना दुखी क्यों रखा है, इसका एंड बहुत दुखी है। और अब मैंने उनसे कहा कि अब मैं जब भी कोई गाना बनाऊंगा तो आई विल मेक अ हैप्पी सॉन्ग। सो शी वाज लाइक कि मूव ऑन करने के बारे में होना चाहिए, ज़िंदगी में आगे बढ़ने के बारे में होना चाहिए, ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाती, और ये सारा कुछ ये पॉजिटिव चीज़ के बारे में बनाओ, थोड़ा पॉजिटिव बनाओ। तो जब ये गाना सैड हो गया, उसके बाद मैंने सोचा इस बारे में और मैंने फिर इसको थोड़ा सा ऑल्टर किया। सो इट्स मोर लाइक अ स्टोरी कि यू नो बिन उनके एक पल भी 100 सदियाँ होती हैं। पहले आया कि धीरे धीरे हम मिले, क्या हुआ, ब्ला ब्ला ब्ला, और आखिर में कि वो ज़ाहिर है चली गई। और उसके बाद एक सेकंड भी आपको, ज़ाहिर है जब आप नया नया ब्रेकअप से गुजरते हैं या कोई भी लॉस होता है आपको, तो एक सेकंड भी आपको बहुत ज़्यादा चुभ रहा होता है। तो उसके बारे में है। लेकिन जो आखिर है इसका वो ये है कि तन्हाई में छुप के अब ये आंखें रोती हैं, फिर आता है मुझे याद परियां होती हैं। सो उस टाइम जो परियां होती हैं है वो है कि देन आई रिमेंबर एंड आई थिंक देर आर अदर पीपल इन द वर्ल्ड इज वेल, एंड वाइल माई लव वॉज वेरी गुड ओवर देयर। और जो भी इंसान, मैं समझता हूँ वैसे आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो आप उसको अंडू नहीं कर सकते अगर आप वाकई में सही में मोहब्बत करते हैं। बट वो अब सब अपनी जगह, बट परियां होती हैं। सो एंड जो है इसका वो इट्स लाइक अ होपफुल एंड। और मज़े की बात ये है कि ये गाना मैंने बनाया है, इवन मेरे इंस्टाग्राम पे भी है। मैंने वही परफेक्शनिज्म पे नहीं किया कि मैं स्टूडियो में प्रोड्यूस करूँगा, मैंने बस रिकॉर्ड किया। मैंने कहा एवी एक वीडियो बनाते हैं, लाइक इट वॉज नॉट कि बस एवी डाल देते हैं, इट वॉज कि भाई नहीं ठीक है डालो। एंड देन बड़े मज़े की बात है कि जिस महीने मैंने इसको अपलोड किया है, द सेम मंथ आई मेट माई वाइफ, और रेस्ट इज हिस्ट्री। सो आज सुबह ये वाला पार्ट जो है ये सबसे आखिर में मैं डालूँगा पॉडकास्ट के। लेकिन ये पार्ट सबसे पहले रिकॉर्ड हो रहा है क्योंकि मैं सुबह जब उठा था तब से ही म्यूज़िकल चल रहा था। और 99% ऑफ द टाइम जब मैं उठता हूँ तो दिमाग में चल रहा होता है, कोई ना कोई गाना चल रहा होता है। जैसे एक बार मेरी आँख खुली और दिमाग में बस चल रहा था, कहता है पल पल तुमसे होके दिल ये दीवाना, एक पल भी जान जाना हमसे दूर नहीं जाना, प्यार किया तो निभाना, प्यार किया तो निभाना, प्यार किया तो निभाना, प्यार किया तो निभाना। सो ऐसे चलता रहता है कुछ ना कुछ, ये वॉर्म चलता रहता है। सो आज भी था, बट आज मैंने कहा चलो अम, बहुत ज़्यादा वक्त हो गया है, कुछ ना कुछ करते हैं। और क्योंकि मैं ये आखिर में डाल रहा हूँ, सो मैं आपको इंट्रो दे ही चुका हूँ, तो क्या ही मैं रिपीट करूँ। कुछ गाने हम गाएंगे और कोशिश करेंगे कि गानों में मैं थोड़ा सा शेयर करूं कि कैसे लिखा गया वो गाना, क्या उसके पीछे सोच थी, कौन सा गाना जो है वो मेरे दिल के काफ़ी करीब है। एक चीज़ मुझे काफ़ी याद आती है, पता नहीं कितने लोगों ने आप में से सुना होगा, सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए काहे घबराए। माई डैड यूज टू सिंग दिस अ लॉट। और काफ़ी मैं चीज़ों को सोच रहा था तो मुझे रियलाइजेशन ये हुई है कि मेरा द लव दैट आई हैव फॉर फिल्म्स एंड फिल्म मेकिंग केम फ्रॉम माई डैड। बिकॉज इतनी फिल्म्स हम देखते थे और वो बताते थे इसके बारे में, हीरोज़ के बारे में, बहुत सारी चीज़ें। सो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ को शेप अप करती हैं। जनरली जो है मैं इस पे नहीं बजाता, बट मैंने ये कैप इसलिए लगाया है बिकॉज इस गिटार का एक्शन काफ़ी हाई हो गया है, तो थोड़ा ज़माने बाद बजा रहा हूँ, उंगलियों में मुश्किल होती है। सो अगर कहीं मैं स्केल से आउट हो जाऊँ तो क्या ही कर लेंगे आप।
एक गाना है जो बड़ा रैंडम सा रिकॉर्ड मतलब उसमें है, अभी उसको मैंने फॉर्मुलेट नहीं किया, पूरा लिखा नहीं है पेपर पे सब कुछ। कोशिश करूँगा अगर वो बच सका। दुखी गाना है बट मुझे बड़ा पसंद है, और अभी मुझे उसकी लिरिक्स याद नहीं आ रही। कुछ तो सोचा होता तुमने मेरे दिल का, तुमने मेरे दिल, आई कांट, अब याद नहीं आ रहा, चलो कोई और सा करते हैं। ये गाना मैंने बहुत बजाया है, बहुत गाया है, और जनरली ये मेरा गाना बहुत लोगों ने सुना हुआ है। एक बात बतानी थी कि शाम सुहानी थी, तेरे ख्वाब में खोए हम, ये जान तो जानी थी, तुम कुछ भी न समझाओ, बस लौट के आ जाओ, कैसे तन्हा काटूं रुत जिंदगानी की। उफ, उंगलियों में बहुत दर्द हो रहा है भाई। ओरिजिनली इस पे लिखा हुआ है गाना, जी पे है। इट्स वेरी डिफिकल्ट बिकॉज काफ़ी 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 मुश्किल है। एक पल चैन न आवे सानू, एक पल चैन न आवे सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना, साडा कल्लियां जी नहीं लगना, साडा कल्लियां जी नहीं लगना, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना। ओ किसे दा यार ना परदेस जावे, ख्वाबों से खेलने को मन होता है, मन होता है, पल भर ठहर जाओ, दिल ये संभल जाए, कैसे तुम्हें रोका करूं, अगर तुम साथ हो। आपको पता है ये पॉडकास्ट मैंने इसलिए बनाई थी कि नेचुरल रहते हुए, बगैर ये सोचे हुए कि ओ यार ये कट करना है वो कट करना है, बस कुछ किया जाए, एंगेज रहा जाए। बट इसमें भी वो आ जाता है कि अरे ये नहीं करो, और मैं एक्चुअली मैं इसको ख़त्म करना चाह रहा हूँ अपने दिमाग से 100% कि ऐसे काट लो इसको। अभी देखो, अभी काफ़ी देर से खामोशी चल रही है, खामोशी तो चल रही है। जिसको इस खामोशी के साथ रहना है वो साथ रहेगा, और जुड़ना भी इस स्पेसिफिक पॉडकास्ट से उन लोगों के साथ ही जुड़ना है जो दूर हैं बहुत। और मैं हमेशा कहता था जिनके साथ मैं था पहले उनको कि जिस इंसान के साथ आप खामोश रह सकते हैं, खामोशी बिता सकते हैं, वो
इंसान आपके लिए बना है, या आप उससे सही में यू लव दैट पर्सन अ लॉट। सो ये मेरे दोस्ती के साथ भी मेरा एक मेजर मेजर करने का जो तरीका है कि यार कितनी गहरी दोस्ती है, वो यही है कि अगर मैं उस इंसान के साथ बैठना चाहता हूँ सिर्फ खामोशी में ना, कि वो कुछ ना कहे मैं कुछ ना कहूँ, तो भी बस वक्त लगे कि क्या सुंदर, क्या खूबसूरत, क्या प्यारा वक्त है। और ये होता है जिन दोस्तों से आपका गहरा लगाव होता है, जिनसे मोहब्बत ज़्यादा होती है, चाहे वो दोस्त हों, चाहे आपके स्पाउस हों, चाहे आपके रिलेशनशिप्स हों जिस किस्म के भी, वो इवन खामोशी से बैठना उनके साथ जो है वो बड़ा लुत्फ़अंदोज़ होता है इंसान उससे, और बड़ा दिल ही दुखाने के लिए। आई डोंट थिंक इस पे बन पाएगा, इस स्केल पे मुश्किल होगा। बचपन से लेके जो भी है पाया, तुमने ही मुझको चलना सिखाया। दुनिया से अब तो कुछ भी ना मांगू, चाहूं से राने बस तेरा साया, बस तेरा साया, बस तेरा साया। मेरा दिल मेरी जान तुम पे कुर्बान, मेरा है अरमान। बन जाऊं मैं वैसा जैसे तुमने चाहा था बाबा, बन जाऊं बस तेरा ही दुलारा। छिन गया जो तेरा साया, लुट गया सब है सरमाया, चैन मुझको रातों में ना आया। कुछ ना पाया, कुछ ना पाया, तुमको खो के कुछ ना पाया, कुछ ना पाया, कुछ ना पाया, तुमको खो के कुछ ना पाया। आकाश का सोनापन मेरे तन्हा मन में। थिंक ये मुश्किल होगा, कैपों के बगैर इस स्केल पे गाया जाता है। चलो आज के लिए इतना ही। अगर आपको नज़र आ रहा है, अगर आप देख सकते हैं, अगर तुम देख सकते हो तो देखो इस तरह से मेरी उंगलियां। जब ख्वाबों में हम तुम दोनों बेसब्री से मिलते हो, मैं तो तुमसे सब कहता हूँ, जाने तुम क्यों डरती हो, जाने तुम क्यों डरती हो। मैं तो तुम बिन तन्हा सा हूँ, क्या तुम तन्हा रहती हो। इसके दो स्टैंजाज हैं या दो वर्जन्स हैं, अभी गाते हुए दोनों मिक्स हो गए। बेसब्री से मिलते हो,
से ना बहा आंसू दिल में था, तेरी राह तकते रहे, तू फिर ना लौटा। इसी तरह से मेरे गाने बनते हैं कि बस कुछ भी गा देता हूँ, बाद में फिर लिख लेता हूँ, जैसा भी है। आता है तू ख्वाबों में तो सच में फिर क्यों आता नहीं तू, जाता है जैसे जीवन से वो, यादों से क्यों जाता नहीं तू, खुश भी रहे तो गम है कहीं पर, आंखों में आंसू हो या होठों पे हंसी पर, चेहरा तेरा ही देखता हूँ मैं अब, देखता जहाँ हूँ आसमां ज़मीं पर, आसमां ज़मीं पर। ओ, दिल बहुत चाह रहा है कि मैं बजाता रहूं, लेकिन बहुत ज़्यादा उंगलियों को जो है वो तकलीफ़ हो रही है। और कभी कभार रिश्ते इंसान के ऐसे ही हो जाते हैं कि आपका दिल नहीं चाहता उनको ख़त्म करने का, लेकिन उंगलियों में तकलीफ होने लगती है। फालतू की गहरी बात, बट बात सच है। इसी के साथ हम आज का एपिसोड ख़त्म करते हैं, और मेरी कोशिश होगी अगेन कि मैं रेगुलर रहूं। आज ही शूट कर रहा हूं, आज ही अपलोड कर रहा हूं। तो जब मैं इस तरह से करता हूं, सेम डे शूट करके सेम डे अपलोड करना, तो मुश्किल मतलब कम वक्त मिलता है एडिट करने का। इवन जो टाइम कोड्स भी हैं वो मैं बहुत डिटेल में नहीं बना पाता अपने चैप्टर्स, लेकिन कोशिश ये होगी कि मैं थोड़ा एडवांस में हल्का फुल्का एक दिन एटलीस्ट करूं, या तो मैं जो हूँ वो एक अच्छा एडिटर हायर कर लूँ। एडिटर मेरे पास एक था, सोचा था मैंने, उसको यूज़ करूँगा मैं, बट उससे ना हो पाया। और मे बी विल सॉर्ट अ टीम और ज़्यादा रेगुलर होंगे, बिकॉज अगर टीम होगी तो वी कैन लिटरली रिकॉर्ड द सेम डे एंड 6 बजे तक अपलोड हो सकता है। दुबई में हम तो यहाँ लाइट जाने की टेंशन नहीं है, वरना वेंसडे को रिकॉर्ड होके थर्सडे को भी अपलोड हो सकता है, और एक दो बैकअप एपिसोड्स बना लूँगा, कभी कुछ नहीं हुआ तो हम वो डाल देंगे। खैर, मोहब्बत करते रहिए। जिन लोगों से आप मोहब्बत करते हैं, अगर वो आपके इर्द गिर्द हैं, आपके पास हैं, उनसे आपका राब्ता हो सकता है, तो फिर उनसे बात कीजिए, उनको बताइए दैट यू लव देम, बिकॉज अक्सर ज़िंदगी आपको इसका मौका नहीं देती। और अभी जैसे मैं ये कह रहा हूँ तो मुझे भी बड़ा हिपोक्रिटिकल लग रहा है, बिकॉज मेरे पास भी बेइंतहा लोग हैं जिनको मैं कह नहीं पाता कि हाउ मच दे मीन टू मी, जो अभी हयात हैं, जिसमें बहुत सारे लोग हैं, स्पेशली मेरी पूरी फैमिली है, मेरे भाई बहन, माय मदर, माय नीसेस। और मुझे लगता है कि कभी-कभी इंसान इस शायद इसलिए भी नहीं कहता कि एक डिफरेंट तरीके से हम फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, बिकॉज़ हमें होता है कि ये तो हैं ही। अम, और यही आपके यू नो यही आपके फॉल बैक प्लान होता है, ऐसा समझ लें, या जब
जब सर तेरा चकराया और दिल डूबा जाए वाली कहानी है, तो आप इसी की तरफ जाते हैं। चाहे आप उनसे बात करके जाएँ या ज़हन में चले जाएँ। मेरा क्या है कि मैं ज़हन में ज़्यादा चला जाता हूँ। आई थिंक ऑफ द टाइम एंड मोमेंट्स और थिंक ऑफ दोज़ पीपल एंड देन इट सॉर्ट ऑफ रिलैक्सेस मी। तो अगेन मैं भी कोशिश करूँगा कि जो इस तरह के मेरे सारे लोग हैं जिनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। बाय द वे मैंने पॉडकास्ट इसलिए बनाई है कि कोई सुने ना सुने वो तो सुन लेंगे आखिर तक। तो अगर वो सुन लेंगे तो वो ये भी सुन लेंगे कि आई रियली अप्रिशिएट देम एवरीवन। और मैं जिस तरह का इंसान हूँ, जो मैं बना हूँ और जो मैं बन रहा हूँ और जो सारी मेरी जर्नी है उसमें एक-एक मेरे जो फैमिली मेंबर है, स्पेशली मेरे सिबलिंग्स जो हैं उनका हर हर सिबलिंग का बड़ा एक क्रूशियल रोल रहा है। कुछ लोगों का, कुछ सिबलिंग्स का मेजर रोल रहा है, कुछ का उस तरह का प्रोमिनेंट रोल बहुत ज़्यादा नहीं होगा। जैसे मेरी सबसे बड़ी जो बहन है, मैं बहुत ही छोटा था, बिल्कुल चिंटू-पिंटू साइज़ का था, तो शी गॉट मैरिड। बट स्टिल द काइंड ऑफ पर्सन शी इज़, ऑब्वियसली उनका एक असर होता है। एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ हर एक्चुअली कि द वे शी हैज़ मैनेज्ड हर लाइफ वाज़ नॉट ईज़ी, इट वाज़ डिफ़िकल्ट। उनके जो ख़ावंद हैं वो हस्बैंड थोड़े मुश्किल इंसान थे, हैं अभी भी। बट थे इसलिए कह रहा हूँ, अभी आई थिंक वो थोड़ा बेहतर हो गए हैं, थोड़ी उनकी उम्र भी हो गई है, सो ही इज़ नॉट एज़ यू नो एज़ डिफ़िकल्ट एज़ ही यूज्ड टू बी। बट शी नेविगेटेड इट क्वाइट वेल एंड नाउ शी इज़ डूइंग व्हाट शी लव्स टू डू। वो लिखती हैं और अक्सर शेयर करती रहती हैं, कभी किसी मैगज़ीन में कुछ उनकी राइटिंग आती है, कभी किसी मैगज़ीन में आती है। उनका और मेरा सोचने का अंदाज़ थोड़ा मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन रूट सेम है। तो जो वो कहना चाह रही हैं, जो बात वो करती हैं, वो ज़ाहिर है रेज़ोनेट करती है। वो थोड़ी ज़्यादा रिलीजियस हैं, मैं मुख्तलिफ़ किस्म का रिलीजियस इंसान हूँ। मैं अपने आप को रिलीजियस ही समझता हूँ, लेकिन मुख्तलिफ़ किस्म का रिलीजियस इंसान हूँ। बट मुझे लगता है कि हम रेज़ोनेट करते हैं। उसी तरह फिर मेरे और भी भाई-बहन हैं। मेरे भाइयों का बड़ा इन्फ्लुएंस रहा है और बड़ा मज़े का है कि जो मुझसे 4 साल बड़े हैं एज़म भैया, उनका क्या है कि उनके साथ बड़ा हॉट एंड कोल्ड मेरा हमेशा रिलेशनशिप रहा है। बिकॉज़ हम सब 4 साल का डिफ़रेंस है, तो हम लड़े भी बहुत हैं, पिटाई बहुत हुई है मेरी उनसे। अम, लेकिन एट द सेम टाइम प्रोटेक्टिव रहे हैं हमेशा, पॉसेसिव प्रोटेक्टिव रहे हैं कि कोई इसको कुछ नहीं हो। और कैसा होता है कि इंसान जो है ना, जब ग्रो करता है तो मुझे लगता है एक स्किल जो आपको अपने बच्चों में डालने की कोशिश करनी चाहिए, वो ये डालने की कोशिश करनी चाहिए कि वो अपनी बात बता सकें। अपनी इमोशंस को सही तरह से डिस्क्राइब करके कम्युनिकेट कर सकें। जिन लोगों के पास ये नहीं होता, वो बहुत मिसअंडरस्टूड लोग होते हैं और वो बहुत चिड़चिड़े भी हो जाते हैं, और जैसे-जैसे वक़्त गुज़रता है, उनका चिड़चिड़ापन आप बढ़ता हुआ देखेंगे। बिकॉज़ उनके अंदर बहुत कुछ होता है कहने को और वो कह नहीं पाते। वो सोच कुछ और रहे होते हैं, निकल मुँह से कुछ और जाता है, जो भी मैं कहना चाहूँ बर्बाद करें अल्फ़ाज़ मेरे, सो ये हो जाता है। सो वो थोड़े इस तरह के इंसान हैं कि इमोशंस उनके लिए थोड़ा मुश्किल होते हैं एक्सप्लेन करना। बट ऑलवेज़ ऑलवेज़ थिंकिंग अबाउट द फैमिली, ऑलवेज़ um, थिंकिंग लाइक दैट। और मेरे बड़े भाई तो ही इज़ वेरी डिफरेंट। आई थिंक थोड़ा-थोड़ा मैंने ना सबसे थोड़ा-थोड़ा उधार ले ली है पर्सनैलिटी, और एक अमलगमेशन है ऑफ ऑल द पर्सनैलिटीज़ इन द हाउस। इसीलिए मुझे लगता है कि इट्स क्वाइट डिफरेंट देन एवरीवन इन माय फैमिली, बट इट इज़ स्टिल क्वाइट सिमिलर, बिकॉज़ हर किसी से लिया हुआ है। खैर, सो इसी के साथ हम एंड करेंगे। आप भी अगर ऐसे नहीं कह सकते फ़ोन करके, मैसेज करके, तो आप भी पॉडकास्ट बना के कह दें। बिकॉज़ सी क्या है ना, कि मुझे लगता है एक और रीज़न भी सबसे बड़ा जो मुझे लगता है, जो मैंने जिस लिए ये की है और मैं कर लेता हूँ अक्सर इसको, वो ये कि यार अभी जो मैं इस पे बात कर रहा हूँ ना, वो हमेशा के लिए रिकॉर्ड हो जाएगी, हमेशा के लिए इंटरनेट पे चली जाएगी और वो प्रिज़र्व हो जाएगी। सो मैं हूँ, नहीं हूँ कल, अम, एक दिन तो नहीं होऊँगा, चाहे वो जितनी भी ज़िंदगी हो, चाहे 100 साल की ज़िंदगी हो, 120 साल की हो, बट एक दिन तो नहीं होऊँगा। तो ये बात रह जाएगी और ऑन रिकॉर्ड ये बात आ जाएगी, और ये बड़ा ज़रूरी है। सो अगर आप वैसे मैसेज करके नहीं कह रहे और थोड़ा ऑकवर्ड भी होता है, तो आप ऐसे कह दें, किसी तरीके से तो कहें, लेकिन कहें। एप्रिशिएट करें लोगों को जो आपके इर्द-गिर्द हैं, जिन्होंने कोई रोल प्ले किया आपकी लाइफ में, और माफ़ करके जीना सीखें, आगे बढ़ें। ज़रूरी नहीं है कि आप
लोगों की गलतियों को इग्नोर कर दें। एक्नॉलेज करें, अपनी गलतियों को भी एक्नॉलेज करें, लेकिन ये समझें कि इंसान आखिर में इंसान है, हर कोई किसी न किसी किस्म की गलती करेगा, आपने भी की हैं। तो उससे आगे बढ़ना सीखें, गलतियों से, लोगों की गुस्से से, लड़ाई झगड़े से, इनसे आगे बढ़ के जीना सीखें। पॉडकास्ट में मैं बहुत इस तरह की बात कर चुका हूँ अभी, क्योंकि ये जो पार्ट आप एंड में देख रहे हैं, मैंने शुरू में रिकॉर्ड किया है। तो मैंने लिस्ट पूरी बनाई हुई है जिन चीज़ों के मैं बारे में बात करूँगा, जो बाय द वे मैं कर चुका हूँगा। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि मैं पहले ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसको और ये एंड में आएगा। बट चलें, ख़्याल रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले थर्सडे। तब तक के लिए बाय बाय, खुदा हाफ़िज़।